ओके टीचर। कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से कृषि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर साल सवाल आ रहा है, ठीक है। हर साल सवाल कृषि पे रहता है। देश का 50% आबादी अगर कृषि के क्षेत्र में है तो न्याय तो होना चाहिए ना, कुछ सवाल तो पूछे जाने चाहिए। तो यूपीएससी सवाल पूछता है और दोनों में पूछता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। बस ट्रेंड ये शिफ्ट हो गया है कि पहले पेपर 1 में पूछता था, अभी पेपर 3 में पूछ रहा है। तो अभी इकोनॉमिक्स के सवाल, मतलब इकोनॉमिक्स वाले पेपर में एग्रीकल्चर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवालों की संख्या बढ़ा दी गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मतलब जो भी क्यूआरएम की क्लास में इकोनॉमिक्स पूरा हो गया कि बचा हुआ है, बचा हुआ है। तो एग्रीकल्चर और उसके बारे में भी चर्चा होगी, मार्केटिंग रिफॉर्म्स ये सब चीज़ों को, तो उसको भी अच्छे से करिएगा। क्योंकि मुझे मालूम मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कृषि में भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सवाल आएगा। कृषि में सवाल आर्थिक या इकोनॉमिक डायमेंशन से भी हो सकता है। आपको तैयार करना है जितने भी सरकार के द्वारा स्कीम्स हैं जो चलाए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उसको जरूर करिएगा, है कि नहीं। मतलब वो करना जरूरी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही क्लेम कर रहा है ना कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है, और बहुत काम किया है तो यूपीएससी सवाल बनाएगा ना कुछ स्कीम्स पे कि उसकी स्कीम्स अच्छे से तैयार होने चाहिए। अब स्कीम्स कैसे तैयार करना है, तो 3-4 चीजें हैं, आराम से सोचते हैं। कृषि में क्या चाहिए, क्या सिंचाई चाहिए, तो सिंचाई को लेकर के स्कीम्स होंगे। क्या बीज चाहिए, उन्नत बीज चाहिए, तो बीज को लेकर के सवाल होंगे। क्या फर्टिलाइजर चाहिए, तो फर्टिलाइजर को लेकर के रिफॉर्म्स होंगे। तो ये 3 क्या है, इनपुट है। इनपुट क्या है, पानी है, बीज है ना, और तीसरा फर्टिलाइजर है। ये 3 इनपुट्स हैं। इसको लेकर के अगर कुछ नए डेवलपमेंट हुए तो यूपीएससी इस पे सवाल बनाएगा। मान लेते हैं इसके अलावा इन तीनों चीजों का बेहतर तरीके से उपयोग हुआ या किसानों को उपलब्ध रहा, पानी भी, बीज भी और फर्टिलाइजर भी, और किसानों शानदार तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ, तो प्रोडक्शन बम्पर होगा। तो अगला रिफॉर्म क्या होना चाहिए, मार्केटिंग रिफॉर्म्स। कहते हैं ना, जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। तो वो सब हो गया, जोत भी लिया, बो भी लिया और काट भी लिया, और शानदार तरीके से। तो अब उसका न्याय क्या कहता है, उसको उसका सही दाम मिलना चाहिए। और सही दाम मिलने के लिए अगला पक्ष क्या है, मार्केट। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केटिंग रिफॉर्म्स को लेकर के हाल में कुछ कदम उठाए, ये 4 चीजें। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4 चीजों की बेहतर समझ होनी चाहिए। ये तो हो गया अर्थव्यवस्था के डायमेंशन, मतलब ये 4 चीजों पे सवाल आ सकता है, ये 4 चीजें तैयार होनी चाहिए। अब रही बात भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, तो यूपीएससी कुछ फसलों के बारे में सवाल कर सकता है। कौन सा फसल है, रबी का फसल है, खरीफ का फसल है, ऐसा कुछ आपके सामने स्टेटमेंट दे सकता है। जैसे चना, अगर मैं कहूं कि चना मुख्यतः, या दलहन, क्या चना दलहन होगा, दलहन को चना कह सकते हैं। तो दलहन की फसलें मुख्यतः खरीफ की फसलें, दलहन की फसलें मुख्यतः खरीफ की फसलें हैं। रबी की हैं, खरीफ की हैं। दाल को पानी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, कम चाहिए। तो बारिश वाले दिनों में क्यों बोएंगे, है ना, कब बोएंगे, जब बारिश नहीं होती है, क्योंकि बिना बारिश के भी हो जाते हैं।
है ना, तब कौन सी फसलें हो जाएंगी, रबी की फसल। ऐसा स्टेटमेंट देगा। अब अगर मैं कहूं कि दलहन केवल रबी के फसल में या रबी के सीजन में उगाया जाता है, खरीफ के सीजन में नहीं, तो स्टेटमेंट भी गलत होगा, है ना। जहां वर्षा कम होती है तो उसके लिए बेचारे उसका रबी का सीजन तो उसी समय शुरू हो गया है। जहां वर्षा देश के जिस हिस्से में वर्षा कम होती है तो बेचारा उसके लिए खरीफ का सीजन क्या है, जून जुलाई क्या, उसके लिए तो जून हो चाहे फरवरी हो एक ही मतलब है। नहीं, वर्षा तो कम ही हो रही है ना, तो क्या करेगा वो, तो वो क्या करेगा, वो खरीफ में भी मतलब जून जुलाई में भी बो देगा और दिसंबर जनवरी में भी बो देगा। वहां कहाँ दाल और चावल होगा, मतलब सॉरी चावल कहाँ होगा और गेहूं कहाँ होगा, हो ही नहीं सकता है क्योंकि वर्षा की मात्रा कम है। तो बेचारा साल भर दलहन उगाता रहेगा। तो दलहन की फसल रबी की भी हो सकती है और खरीफ की, लेकिन मुख्यतः कहेगा तो रबी की फसल है, क्योंकि देश के अधिकतर इलाकों में वर्षा ठीक होती है। ठीक है, मतलब इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, रबी और खरीफ के फसलों के संदर्भ में एक सवाल रखा जाएगा। एक बात। दूसरा, कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आंकड़ों पे सवाल हो सकता है। आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब है कि उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ राज्य टॉप 3, 1 2 3 गेहूं में, चावल में, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स कुछ पता चल रही होंगी, हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स किसी किसी का हाल ही में विकास हुआ होगा, तो उस पर कुछ सवाल आपके सामने रखे जा सकते हैं, मतलब उसके ऊपर मतलब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कुछ फसलों के संदर्भ में पूछेगा कि इस फसल का उत्पादन मैक्सिमम इस राज्य में होता है, उस राज्य में होता है, ऐसा कुछ। जैसे सोयाबीन है ना, सोयाबीन प्रोटीन का सोर्स है, और सोयाबीन प्रोटीन का सोर्स है और भारत में प्रोटीन की कमी है, क्योंकि भारत दलहन की फसलों में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और सोयाबीन सस्ता मिलता है अपेक्षाकृत। जाइए आप सोया ले आइए, 1 आध किलो, है ना, 100 150 रुपए में बहुत सारा मिल जाएगा, खाते रहिए 15 20 दिन तक। नहीं, तो कहने का मतलब प्रोटीन का सप्लीमेंट है ना, मतलब हमारे शरीर के मसल के ग्रोथ के लिए प्रोटीन का होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोयाबीन को प्रमोट करेगा, क्यों, क्योंकि चीपर है, समाज का हर तरह तबका उसको अफोर्ड कर सकता है। क्लियर है। तो सोयाबीन पूछता है यूपीएससी, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, लिख देगा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको देखना पड़ेगा, मतलब कुछ आंकड़ों वाले सवाल आपके सामने रखे जाएंगे। तो कृषि का जो एग्रीकल्चर वाला और भूगोल के पॉइंट वाला हिस्सा है, उसमें भौगोलिक स्थितियां या भौगोलिक कारक किसी फसल के होने के लिए वो पूछेगा। जैसे चाय है, जैसे कॉफी है ना, तो इसका मतलब है फसल 2 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक दलहन हो सकता है, एक खाद्यान्न पदार्थ हो सकता है ना, खाद्यान्न जैसे चावल है, गेहूं है, ये सब खाद्यान्न पदार्थ है। तिलहन हो सकता है, तेल, उसका प्रोडक्शन पूछ सकता है देश के किस किस राज्यों में हो रहा है। और क्या कैश क्रॉप हो सकता है मार्केट में सेल करने के लिए, तो क्या कॉटन हो सकता है, गन्ना हो सकता है, चाय हो सकता है, कॉफी हो सकता है। इसके भौगोलिक मतलब कहाँ पर होता है, उसके लिए क्या क्या दशाएं चाहिए, और फिर दूसरा पूछ सकता है कि देश में कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन ज्यादा होता है। कुल मिलाकर के ऐसे सवाल भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 चीजें, और 4 चीजों को तैयार करना है तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। एग्रीकल्चर का सवाल आ जाएंगे, किसमें, सीड्स पे, हाइडिंग वैरायटी ऑफ सीड्स पे, दूसरा पानी, तीसरा हाँ सिंचाई पानी है ना, तीसरा फर्टिलाइजर, चौथा मार्केटिंग रिफॉर्म्स, क्योंकि उसका सही दाम मिलना चाहिए। तो पिछले 1 सालों में इन 4 नजरिए से टॉपिक को देखिए, और देखिए कि पिछले कुछ सालों में सवाल पूछे जा रहे कि नहीं। इन सब चीजों को कर लेंगे तो हॉलिस्टिक हो जाएगा एग्रीकल्चर मतलब प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छूटेगा नहीं। जी हाँ, मतलब वही है, जो जो भी रबी है, खरीफ है और जैद की फसलें हैं। जैसे अभी जैद का सीजन चल रहा है, तो खीरा, टमाटर, कुकुम्बर, है ना, खरबूज, तरबूज, ये सब होगा। नेचर भी कितना अच्छा है, जब सूखा पड़ रहा है तो पानी वाला फल दे रहा है, जैद की फसलें में। तो कुछ वैसा भी पूछ सकता है। देखिए, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं कर लेंगे। निर्वाह कृषि, क्यों निर्वाह कृषि, क्यों, क्योंकि जोत का एसर्शन रीजनिंग करते हैं। भारत में मुख्यतः निर्वाह कृषि की जाती है, स्टेटमेंट ठीक होगा। रीजन है क्योंकि भारत में जोत का आकार बहुत छोटा है, क्या स्टेटमेंट ठीक होगा भारत में निर्वाह कृषि की जाती है। निर्वाह मतलब है कि कृषि मुख्यतः अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ना कि मार्केट में सेल करने के लिए। क्यों, क्योंकि जोत का आकार छोटा है। क्या स्टेटमेंट ठीक होगा। भारत में 85% किसान वो हैं जिनके जोत का आकार 2 हेक्टेयर भूमि से कम है। तो आप ऐसी स्थिति में, जब तक आप बाहर कब बेचेंगे, जब आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो, और प्रोडक्शन जाने के लिए जमीन का आकार बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा।
तो इस तरीके से मतलब असर्शन रीजनिंग वाला एक तर्क हो गया। तो भारत में मुख्यतः क्या है? निर्वाह कृषि। अब इस निर्वाह कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पक्ष और देखें तो क्या कृषि पे जनसंख्या का दबाव ज्यादा है? अमेरिका में केवल 2% किसान, न केवल 30-32 करोड़, जो 33 करोड़ के आसपास अमेरिका की जनसंख्या है, 2% लोग 33 करोड़ की जरूरतों को पूरा कर देते हैं। और पूरी दुनिया भर में निर्यात अलग करते हैं गेहूं का, है ना। और भारत में 48% लोग मिल करके 140 करोड़ लोगों का भी भरण पोषण नहीं कर पा रहे। यानी कि भारत में क्या है, सोचें कि 33 करोड़ का 2%, यानी कि 1 करोड़ भी नहीं होंगे कुल मिलाकर के, 1 करोड़ से भी कम होंगे। और देश का 48% पॉपुलेशन, यानी कि कितना, कम से कम 55 से 60 लाख, सॉरी 55 से 60 करोड़ कृषि या उसके संलग्न उद्योगों में शामिल या उससे जुड़े हुए सेक्टर में शामिल है। उसके बाद भी भारत अपनी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है? कृषि पर जनसंख्या का दबाव है। तो अगर 55-60 करोड़ लोगों में से अगर हम 25-30 करोड़ लोगों को निकाल दें तो भी क्या उत्पादन उतना ही होगा कि उत्पादकता बढ़ जाएगी? क्या जोत का आकार बढ़ेगा? अगर 60 करोड़ लोगों में से 30 करोड़ लोगों को निकाल दें तो क्या जो कुल जमीन का साइज है या खेत का साइज है वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? वही रहेगा। जोत का आकार बड़ा नहीं हो जाएगा? जो 60 करोड़ लोगों में था वो 30 करोड़ लोगों में है, तो क्या जोत का आकार बड़ा नहीं हो जाएगा? और जोत का आकार बड़ा हो जाएगा तो क्या उसमें कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी या उसमें कुछ, है ना, सरप्लस प्रोडक्शन किया जा सकता है, मार्केट में सेल किया जा सकता है, क्या आय बढ़ेगी? है ना। तो इसका मतलब है, इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है छिपा हुआ है ना, वैसी स्थिति है। तो कृषि पर जनसंख्या का दबाव अपेक्षाकृत ज्यादा है। खेती के तहत दर्ज क्षेत्रफल का उच्च प्रतिशत है। खेती के तहत दर्ज क्षेत्रफल का उच्च प्रतिशत है। तो यानी कि भारत के बड़े हिस्से में क्या किया जाता है? खेती की जाती है। लेकिन उसके बाद भी हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। तो क्या कारण है? क्या खेत, क्या इस हिस्से को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्षेत्रफल को, या उत्पादकता को बढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि ये तो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, और कितना बढ़ाएंगे? 24% जंगल बचा है, अब उसमें बढ़ा दे, है ना। तो वहां तो संभव नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 3,000 किलो के आसपास का धान उगाते हैं 1 हेक्टेयर भूमि से, तो चाइना जैसे देश कम से कम 4 से 4,500 केजी राइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि 20 से 25% का गैप है ना, कहाँ 2,500 से 3,000 और कहाँ 4,000, तो गैप कितना हो गया? 25% का। तो अगर हम अपनी उत्पादकता को अगर बढ़ाते हैं तो क्या ये स्थिति भारत के लिए बेहतर होगी? खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल क्षेत्रफल वाला पॉइंट नहीं है, हमको अपने उर्वरता को या अपने कह सकते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए। मौसमी प्रतिरूप है रबी, खरीफ और जायद। जब वर्षा का मौसम शुरू होगा, यानी कि जब मानसून की शुरुआत होगी, कब? जून के महीने में। 1 जून को केरला में मानसून आ जाएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों को हम क्या कहते हैं? मानसून का सीजन। और इस समय जो फसल बोई जाएंगे तो उस फसलों को कहते हैं खरीफ का। तो गेहूं जो है मुख्यतः खरीफ का फसल है, चावल मुख्यतः खरीफ का फसल है। धान कब बोया जाता है? जब वर्षा की शुरुआत होती है। और गेहूं कब बोया जाता है? जब धान को काट लिया जाता है, मतलब नवंबर दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर में कौन सी फसल की शुरुआत होगी? रबी के फसल की। क्लियर है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा, और मार्च अप्रैल से लेकर के जून के बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड होगा, उसको हम कौन सा फसल कहेंगे? जायद का। तो जायद में मुख्यतः, अब जायद में ध्यान से सुनिए, मुख्यतः खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं या फल फूल सब्जियां उगाई जाती हैं? क्लियर है। क्योंकि 2-3 पीरियड के शॉर्ट पीरियड में हम कोई मुख्यतः कोई फसल नहीं उगा पाते, खाद्यान्न फसल ना होकर के मुख्यतः जो है साग सब्जियां उगाई जाती हैं। तो जायद, जायद में मुख्यतः क्या उगाया जा रहा है? साग सब्जियां, है ना। ऐसा स्टेटमेंट होगा तो ठीक हो। खरबूज है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, मार्केट में देखेंगे सब जगह है कि नहीं? अपेक्षाकृत ये वो सीजन है जहां इसकी मात्रा ज्यादा है, तो जायद का फसल हो गया। क्या भारत में मानसून की निर्भरता ज्यादा है? आज भी देश का 50% खेत ऐसा है जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं। लगभग लगभग 45% के आसपास का हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से वर्षा पे निर्भर है। और हमको मालूम है कि मानसून क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है। और हमको मालूम है कि मानसून में परिवर्तनशीलता भी ज्यादा है। जहां वर्षा कम होगी वहां परिवर्तनशीलता ज्यादा होगी, जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां परिवर्तनशीलता कम होगी। तो जहां कम वर्षा होगी वहां सिंचाई की सुविधा और कम उपलब्ध होगी, तो ये संकट की स्थिति होगी। क्या भारत में मुख्यतः जो फोकस है वो किस पे है? खाद्यान्न फसलों पे।
क्यों? खाद्य सुरक्षा देश के लिए इंपॉर्टेंट रहा। 1960 के दशक से हमारा मूल फोकस क्या था कि यार गेहूं चावल किसी से मांगना ना पड़े, है ना। तो हमारा मेन फोकस क्या रहा? इसी पे। तो हमने एमएसपी पे वो किस पे बढ़ाते रहे? लगातार गेहूं और चावल पे हमने बढ़ाता है ना। पोषण सुरक्षा हमारा एम नहीं है लोगों के पेट में केवल चावल पहुंच जाए। मतलब जब संकट होगा तो आप पोषण के बारे में नहीं सोचेंगे, जब संकट होगा तो सोचेंगे कि बेसिक मिनिमम जरूरतें पूरी हो पाए। तो हमारा मेन फोकस क्या रहा? गेहूं चावल, गेहूं चावल। उसमें कहीं ना कहीं हमारा खाद्य सुरक्षा तो बढ़ा, लेकिन पोषण सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो गया। देखेंगे, आज भी देखेंगे तो लोग चावल के साथ मिर्ची के साथ चावल खा रहे हैं, नमक मिला करके चावल खा रहे हैं, है ना। अचार के मसाले को मिला करके खा रहे हैं। मतलब कभी कभी खाएं तो टेस्ट है कि यार मजा आया, लेकिन अगर हर दिन खाएं तो मजबूरी। तो देश के बड़े हिस्से में एक ऐसी स्थिति भी है ना। तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता हमारा एक मेजर प्रॉब्लम है या मेजर चुनौती है। जब तक हम इसको पार नहीं पाएंगे, जब तक खाद्य सुरक्षा को नहीं साध पाएंगे, तब तक हम कैश क्रॉप की तरफ नहीं बढ़ेंगे। दुनिया में मान लेते हैं कि शुगर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए पहले खाद्य सुरक्षा। अगर दुनिया भर में कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, चाय का प्रोडक्शन मतलब डिमांड ज़्यादा है तो हम इन चीज़ों की तरफ तब बढ़ेंगे जब हम खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसी ऐसी होती हैं जिसमें खाद्यान्न फसलों को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। कैसे? एमएसपी के द्वारा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करेंगे? गेहूं और चावल का बढ़ा दिया जाएगा। तो किसान अपने आप क्या करेगा? वो देखेगा कि अगर इस 1 हेक्टेयर भूमि पे अगर मैंने कॉटन उगाया, गन्ना उगाया, तो उसकी तुलना में मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिट क्या है? गेहूं और चावल। तो सरकार इस तरीके से कहीं ना कहीं किसानों के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। रीजन क्या है? मतलब हमारी मजबूरी आप कह सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत के लिए क्या, खाद्यान्न फसल या खाद्यान्न एक लगातार चुनौती की स्थिति रही। तो वो माइंडसेट जो 80 के दशक से चला आ रहा है वो आज भी है। मतलब कहीं ना कहीं वो आज भी लॉपसाइडेड है, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है। तो आज अगर एमएसपी गेहूं का कम कर दें और किसानों को कहें स्विच करने के लिए दूसरे फसलों में, तो एक बड़ा संकट का स्थिति आएगा। और इलेक्शन ईयर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि आप उनको क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं कुछ और उगाने के लिए। तो किसान क्या करता है? ट्राई एंड टेस्टेड मेथड पे। क्यों? क्योंकि 50% लोग जो है किसान, उनको देश का कम से कम कुल जीडीपी के आय का केवल 16 से 17% मिल रहा है। तो कृषि संकट की स्थिति में है, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक भी एक्सपेरिमेंट सीजन का क्या है? उनको एक ऋण के, मतलब उनके ऊपर ऋण के बोझ को बढ़ा देगा। तो किसान एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है। रीजन? क्योंकि संकट की स्थिति ज्यादा है। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या? भूमि का विखंडन, जैसे मैंने बताया जोत का आकार 2 हेक्टेयर भूमि से कम है। कितना? 85% का। तो एक प्रॉब्लम है। तो ध्यान में रखिएगा। प्रचंड बेरोजगारी, है ना, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि अगर हम 30 करोड़ लोगों को निकाल भी दें तो कृषि की उत्पादकता पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बल्कि किसानों की आय बढ़ जाएगी, है कि नहीं। लेकिन इन लोगों को लेकर के कहाँ जाए? समस्या ये। क्यों? स्किल की कमी होगी तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं ले जा सकते। तो भारत एक ऐसे ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहा है जहां कहीं ना कहीं हमारे लिए एक संकट है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एआई, है ना। चैट जीपीटी किसान को कैसे समझाएंगे? मुश्किल है कि नहीं। मतलब द पॉइंट इज कि ये स्थिति तो रहेगी, है ना। इसको बदल पाना थोड़ा मुश्किल काम है। खाद्य उर्वरक और जैवनाशों का कम उपयोग होगा। जैसे पंजाब जो है 1 हेक्टेयर भूमि में सालाना 180 केजी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, मतलब देश में सबसे ज्यादा। लेकिन पूर्वी हिस्से का मतलब है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब जगहों पे उर्वरकों का अगर कहा जाए कंजम्पशन अपेक्षाकृत कम है। कम है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? उत्पादकता भी अपेक्षाकृत कम होगी। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है। और खाद्य उर्वरकों का कम उपयोग है, सिंचाई और मशीनीकरण का अभाव, खास करके सिंचाई का अभाव है, जो कि कहीं ना कहीं उत्पादकता में बहुत बड़ा वेरिएशन लेकर के आता है। जैसे मैंने कहा कि आज भी देश का लगभग 45 से 50% हिस्सा बिना सिंचाई के है, यानी कि वर्षा पे निर्भर है। तो ये स्थिति संकटपूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि मानसून अपने आप में अनप्रेडिक्टेबल है। कृषि विपणन और भंडारण सुविधाओं का अभाव, मार्केटिंग रिफॉर्म्स। जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक यही किसान। जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन हो गया, रैयतवाड़ी सिस्टम का उन्मूलन 1947 में हो गया। लेकिन ये वाला हिस्सा है, ये आज भी अबुझ पहेली बना हुआ है कि किसानों को उसको जोत तो मिल गया, लेकिन उसका उत्पादन जो है, जो उसका प्रोडक्शन है, उसका सही दाम उसको नहीं मिल पा रहा है। तो हमको मार्केटिंग रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। और मार्केटिंग रिफॉर्म्स में हमको ये करना पड़ेगा, कुल मिलाकर के आप पढ़ेंगे इसके बारे में, कि देखिए जब तक किसान को आप ये कहें कि चावल उगाते रहो,
तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। हमको उसको ये बताना पड़ेगा कि चावल उगाने के साथ साथ, है ना, आप छोटे लघु उद्योगों की तरफ बढ़ो। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, उसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक महत्वपूर्ण है, और इसको माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के तहत रखा गया है। तो किसानों को बताना पड़ेगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है उससे आप विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट भी बनाएं, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक, मतलब मार्केटिंग का मतलब है कि किसान रॉ मटेरियल का सप्लायर केवल नहीं रहे, रॉ मटेरियल के अलावा वो उस उत्पाद का फिनिश प्रोडक्ट बनाए, बिस्किट बनाए, चिप्स बनाए, है ना, अचार बनाए। ऐसे विपणन या ऐसे मार्केटिंग रिफॉर्म्स के ऐसा हमको सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन नहीं होता है, मतलब उसमें ज़्यादा पैसा ऐड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वही गेहूं जो 15 रुपए किलो वो बेच रहे हैं, जैसे ही उसको आटा बना देते हैं, वो 35 से 40 रुपीज़ के लिए पे, मतलब उसके वैल्यू में डबल का इजाफा हो जाता है। तो हमको ऐसा एक पूरा का पूरा, मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी तरफ जाना पड़ेगा, है ना, उस वैसी रणनीति बनानी पड़ेगी। हमको मार्केटिंग रिफॉर्म्स में मंडी सिस्टम का सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा, कि जो लोकल मंडी सिस्टम है उसकी जगह नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि पूरे देश भर में किसान कहीं पर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सके। उसके लिए मार्केटिंग का रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। तो ये एक पक्ष है जिस पर आप लोग इकोनॉमिक्स में डिस्कशन करिएगा। बड़ा शानदार टॉपिक है, मतलब बड़ा अच्छा टॉपिक है। भूमि उपयोग की श्रेणियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को देखते हैं, जहां पर सवाल बन सकता है। भारत में भूमि उपयोग श्रेणियों के अनुपात में परिवर्तन। भूमि उपयोग में देखें, वन, गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्र, बंजर और ऊसर भूमि, स्थायी चारागाह, विविध वृक्ष फसलें जो भी आप कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, कृषि योग्य ऊसर भूमि, वर्तमान प्रति के अलावा अन्य प्रति भूमि। प्रति का मतलब है आप 1-2 साल के लिए खाली उसको छोड़ देते हैं। वर्तमान प्रति भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अगर भारत में 100 एकड़ है तो उसमें से कितने एकड़ भूमि पे फसल बोई गई है? क्या इसकी मात्रा या इसका प्रतिशत 1950-51 की तुलना में बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। क्लियर है? अब ये 41-45 नहीं करेगा आपसे, ये कहेगा कि 1950 की तुलना में भारत में शुद्ध गए बोए गए क्षेत्रों में कमी आई है। इस स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब उसमें बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही कहेगा कि वर्तमान प्रति का मतलब है कि उसको छोड़ दिया गया है ना, तो उसकी मात्रा में कमी आई है, नहीं बढ़ गया। वर्तमान प्रति के अलावा अन्य प्रति भूमि, है ना, अन्य प्रति भूमि का मतलब हो गया है कि अलग अलग कारणों से उसको छोड़ दिया गया है। हो सकता है कि उसकी उर्वरता कम हो गई हो, अपरदन बढ़ गया हो, या कुछ ऐसी स्थितियां हो गई हो, अनफिट फॉर पानी नहीं हो, तो इसकी मात्रा में कमी आई, इसकी मात्रा में कमी आई। कृषि योग्य ऊसर भूमि पहले ज्यादा था, अभी कम आया है ना। विविध वृक्ष और फसलों के और उपवन के अंतर्गत पहले क्षेत्र ज्यादा था, अभी उसमें कमी आई। क्लियर है? तो किस ट्रेंड की तरफ बता रहा है कि किसान जो है उनको लग रहा है कि वृक्ष वाले फसलों की तुलना में अगर हम धान उगाएं और गेहूं उगाएं तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो जो आम के गाछ होंगे या जो भी बागान होंगे, उनको कट करके क्या करेंगे, कृषि योग्य भूमि में तब्दील, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, साल में 2 फसल 3 फसल लिया जा सकता है। क्लियर है? तो क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। स्थायी चारागाह बढ़ोतरी हुई है, बंजर भूमि में कमी आई है, गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ गए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शहरों का विकास, क्या होगा, कृषि को भूमि को गैर कृषि क्षेत्रों में तब्दील करता चला जाए। वन के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। हो सकता है ऐसे कुछ तथ्यात्मक, मतलब इसको पैटर्न को देखते रहिएगा, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अब यही वही निष्कर्ष है, इसी में पढ़ लेंगे ये। एक ये है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मतलब इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, या तो आप समझ लें और नहीं तो याद कर लें, कि भारत में जो फसल है वो 3 है मेनली। कौन कौन सा? खरीफ है, रबी है और जायद है। मानसून की शुरुआत के साथ कौन सा फसल हो गया, खरीफ। और सितंबर अक्टूबर के बाद, है ना, कौन सा महीना शुरू हो जाएगा, ठंड वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, रबी की फसल। कि ठंडी में बोया जाए और मार्च अप्रैल में काट लिया जाए, ठंड में बोया जाए और गर्मी के दिनों में काट लिया जाए। जायद अप्रैल और जून, ट्रांजिशनल पीरियड हो गया। तो खरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या हो गया, चावल। दूसरा क्या हो गया, कपास। क्या कपास क्या कहता है, उसकी जड़ क्या कहती है, पानी चाहिए।
और जब फसल पक रहा होगा ऊपर, तो उस समय वर्षा की कमी धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी, है ना। जून जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर के महीने में कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये दो तीन, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये क्या है, मतलब जहां पर चावल नहीं हो सकता है वहां क्या होगा, ज्वार, बाजरा, रागी, या ज्वार, मक्का या बाजरा और ज्वार जैसे। तो देश के किस किस हिस्से में उगाए जाएंगे, उत्तर पश्चिमी इलाकों में उगाए जाएंगे। नहीं, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होगा, चावल, थोड़ा कम वर्षा वाले क्षेत्र में कपास, और उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में ज्वार और बाजरा। ठीक है। दक्षिणी राज्य, ये उत्तरी राज्य हैं, दक्षिणी राज्य में चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली। ऐसे गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका, मूंगफली का। रबी की फसल में ध्यान से देखिए, गेहूं, चना, रेपसीड मतलब वही सरसों और उसका जुड़ा हुआ, है ना, और सरसों का ही वेराइटी होता है, अलसी कहते हैं, या पीली वाली सरसों को सरसों कहा जाता है, पीली वाली सरसों को सरसों, और एक काली वाला सरसों जिसको राई कहा जाता है। आप जैसे घर में जनरली आप काला वाला रेड रेड कलर का जो ऑयल होता है मस्टर्ड वाला, तो वो एक्चुअली में मस्टर्ड नहीं होता है, मतलब सरसों नहीं होता है, वो राई होता है, रेपसीड। क्लियर है। और जो पीला वाला खाते हैं ना, जैसे राजस्थान या भिंड मुरैना, है ना, इन सब हिस्सों में ज्यादा कौन सा होता है, पीला वाला सरसों होता है, वो होता है सरसों। तो अभी तक जो आप तेल खाते आए हैं उसको सरसों नहीं, राई कहा जाता है। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, पूछिए। अच्छा, नहीं होता है ना, वही तो बता रहे थे, इसी दुविधा को तो दूर कर रहे थे। हमको भी यही दुविधा था बचपन से कि हम सरसों का तेल खाते हैं, फिर हमको पता चला कि हम तो राई का तेल खाते हैं, है ना। क्या क्या कह रहे हैं, राजस्थान वाले इलाके में होता है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन सब हिस्सों में सरसों ज्यादा होता है। बिहार वाले इलाकों में या बिहार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत राई ज्यादा होता है। सरसों पीले रंग का होता है, तो तेल पीला वाला खाते हैं, काला वाला खाते हैं, तो काला वाला खाते हैं तो राई है वो, और पीला वाला खाते हैं तो सरसों है वो। ठीक है, बढ़े आगे। ये हो गया, चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, ये सब करें, मतलब कुल मिलाकर के ये सवाल पूछेगा। राई और सरसों, क्या समझना है इसमें यार। एक स्टेटमेंट देते हैं और इसको क्लोज करते हैं। काला रंग का जो ऑयल होता है जो आपने खाया है, वो सरसों ना होकर के राई है। ठीक है। और जो पीले रंग का जो आपने तेल खाया है, पीले रंग का जो है, वो होता है सरसों, है ना। तो एक्चुअली में सरसों का रंग पीला होता है, और काला वाला जो रंग होता है वो सरसों ना होकर के राई होता है। ठीक है। राई और सरसों का अंतर समझ में आ गया, मान लिया आपका बात। ठीक है, आपकी बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन राई का मतलब और सरसों का मतलब क्लियर हो गया, मतलब ये ध्यान में रखना है। चलिए, तैयार करिएगा इसको, तो करवाए भी थे काफी ज्यादा। देखिए, एक छोटी छोटी बातें आपके सामने रखते हैं। हम जनरली उत्तर भारत के लोग कौन सा दाल पसंद करते हैं, मालूम है क्यों, अरहर का, अरहर और मसूर मांग लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा होता है उत्तर भारत में, किसका, अरहर का, दलहन की बात कर रहे हैं, तो दलहन की मात्रा अपेक्षाकृत कहाँ, उत्तर भारत में अरहर ज्यादा होता है। तो इसी वजह से सब कहते हैं अरहर खाओ या अरहर का दाल। साउथ साउथ इंडिया में अरहर को पसंद नहीं किया जाता है। साउथ इंडिया में कौन सा दाल खाते हैं मुख्यतः, उड़द की दाल खाते हैं। इडली में, डोसा में, सब में उड़द की दाल डलती है, और उसका जो सांभर भी बनता है वो भी उड़द की दाल का बनता है, क्योंकि दक्षिण भारत में उड़द का दाल का उत्पादन ज्यादा होता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो दाल रोटी का कल्चर है, लेकिन चने की दाल का कल्चर है। तो उधर क्या होता है, चने की दाल ज्यादा होती है। तो देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज होता है ना, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज होता है। तो वहाँ का मतलब दाल तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन उत्तर भारत में दलहन पॉपुलर हो गया, दक्षिण भारत में उड़द की दाल पॉपुलर हो गई, और उत्तर पश्चिम भारत में अगर हम देखते हैं तो अपेक्षाकृत चने की दाल ज्यादा पॉपुलर। तो जहां पर जो चीज हो रहा है उसको आप खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो अलग अलग उसके हिस्से हैं। कल एग्रीकल्चर पे चर्चा कर रहे थे, और आज हमारी लास्ट क्लास है ना, आज हमारी लास्ट क्लास है, और मतलब
शायद हम पूरा न्याय नहीं कर पाए भूगोल के साथ, रीजन मतलब लिमिटेड क्लास में कितना कुछ करा पाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे वो ये कि क्यूआरएम वाला मटेरियल अच्छा है, उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, है ना, एक बार दो बार उसको पढ़िएगा। उससे ये होगा कि थोड़ा जल्दी से आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट रिवाइज हो जाएगा। कुछ सेक्शंस जो बचे हुए हैं उसमें 4 5 6 मेजर सेक्शंस हैं, जिसमें एक उद्योग धंधों वाला टॉपिक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ टॉपिक्स हैं, है ना। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं मतलब जिसपे एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है जो मतलब इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी सवाल पूछा जाता है। मतलब इकोनॉमी में जैसे इंडस्ट्रीज है तो आप उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं एमएसएमई सेक्टर को लेकर के सरकार, है ना, लगातार कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालता है। तो अब जो हमारे टॉपिक है जैसे कि एग्रीकल्चर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ऐसे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको हॉलिस्टिकली पढ़ना चाहिए। तो मेरा जो सुझाव है आप लोगों के लिए वो ये है कि जब भी आप कृषि का चैप्टर खोलें, मतलब जब भी कृषि पढ़ें, तो उसको ऐसे बॉक्स में ना पढ़ें कि यार भूगोल पढ़ना है। जब कृषि का टॉपिक उठाएं तो उसी समय इकोनॉमिक्स का जो मटेरियल आपका है एग्रीकल्चर का, उसको भी साथ में रखें, और जो भूगोल का मटेरियल है एग्रीकल्चर का उसको भी साथ में रखें, और दोनों को जब एग्रीकल्चर पढ़ें तो एक साथ पूरा कंप्लीट करें। अब जैसे मान लेते हैं, सपोज करें कि एग्रीकल्चर पे करंट का कुछ सवाल पूछा, करंट का कुछ सवाल पूछा, तो करंट में क्या उत्पादन का सवाल पूछेगा, क्षेत्रफल का सवाल पूछेगा कि चावल ज्यादा कहाँ हुआ, गेहूं का ज्यादा कहाँ हुआ, धान ज्यादा कहाँ हुआ, तिलहन ज्यादा कहाँ हुआ, दलहन कहाँ ज्यादा हुआ। ये सब हो सकता है ना कि पूछे, रैंकिंग 1 2 3। कहाँ से पढ़ना चाहिए? इकोनॉमिक सर्वे। सरकार का एक ही दस्तावेज है ना, कौन सा? इकोनॉमिक सर्वे। पिछले साल का लेखा जोखा इकोनॉमिक सर्वे, और अगले साल का बजट। तो पिछले साल का लेखा जोखा मतलब पिछले साल में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ, 1 2 3 कहाँ दिया हुआ होगा, है ना, इकोनॉमिक सर्वे के एग्रीकल्चर के चैप्टर पे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एग्रीकल्चर को अगर हॉलिस्टिकली तैयार करना है तो केवल भूगोल के पर्सपेक्टिव से या आर्थिक पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। मान लेते हैं, सपोज करिए कि आप एग्रीकल्चर तैयार कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूछ लिया एग्रीकल्चर को लेकर के स्कीम। पूछ सकता है, अधिकार है उसका पूछने का। इलेक्शन ईयर है, इतने सारे काम हो रहे हैं, तो क्यों नहीं स्कीम पे सवाल पूछा जाना चाहिए, है ना। तो स्कीम्स पे सवाल पूछेगा, अलग अलग स्कीम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना, गेहूं को लेकर के है, दलहन को लेकर के है, तिलहन को लेकर के, अलग अलग स्कीम्स है। उसके कुछ टारगेट्स होंगे तो उसके टारगेट्स पूछ लेगा, अगर टारगेट अचीव किए नहीं किए उस पर सवाल पूछ लेगा। तो ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है उसको अकेले नहीं देखें, है ना, भूगोल के पर्सपेक्टिव से नहीं, भूगोल और इकोनॉमिक दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। तो क्यूआरएम का मटेरियल एग्रीकल्चर का सामने रखिएगा, और इन्वायरमेंट में जो एग्रीकल्चर लिखा हुआ है ना उसको सामने रखिएगा। और एक बार एग्रीकल्चर पढ़ लिया, एक बार एग्रीकल्चर तैयार कर लिया, तो दोनों ही, मतलब एक बार एग्रीकल्चर शुरू किया तो दोनों ही। अब देखिए वो कह रहे हैं कि पर्यावरण में भी तो एग्रीकल्चर है ना। तो उसमें क्या है, संधारणीय कृषि के बारे में चर्चा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जीरो बजट फार्मिंग क्या होता है, प्राकृतिक कृषि क्या होती है, यही सब है कुल मिला करके। तो दो तीन चार आयाम है, या हाइड्रोफोनिक्स क्या है, जलीय कृषि क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में ये 3 4 जो कीवर्ड्स हैं इसको भी साथ में पढ़ लिया जाए, तो अगर संधारणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर पे सवाल पूछेगा तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्रीकल्चर तैयार करिए। और कृषि एक ऐसा है जिसमें देश की 50% लगभग 48 करोड़ आबादी इस पर निर्भर है। तो यूपीएससी को एग्रीकल्चर पे तो सवाल पूछना चाहिए, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से पूछे, चाहे भौगोलिक दृष्टिकोण से पूछे, चाहे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पूछे। लेकिन नहीं पूछेगा तो अन्याय होगा, है ना, मतलब पूछा जाना चाहिए। तो पूछता ही है, हर साल सवाल होते हैं। अब हमको ये नहीं मालूम है कि आंकड़ों वाला सवाल होगा या कुछ भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल होगा, लेकिन इस तरीके से तैयार करिएगा। अब एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है ना, मैंने क्लास में मतलब 2 3 क्लास में चर्चा किया, 9 10 12 घंटे चर्चा किया। ऐसे इकोनॉमिक्स में भी 1 2 क्लास चला होगा, मतलब कुल मिलाकर के 15 16 घंटे का विषय कैसे 1 घंटे में मतलब हम समराइज करते हैं। तो मैं आपको रणनीति ही तो बता सकता हूँ ना, क्योंकि मैं अगर थोड़ा बहुत कुछ दलहन तिलहन में उलझ गया और 1 घंटे दलहन तिलहन ही करता रहा, है कि नहीं, तो आप हॉलिस्टिकली अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं कुछ आपके सामने बात रखता हूँ कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अन्न पे फोकस कर रहा है। तो अब जैसे क्यूआरएम का मटेरियल है उसमें श्री अन्न के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, तो क्या हमको श्री अन्न का मतलब है मोटे अनाज। और लास्ट ईयर 2023 का जो साल था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय, है ना, मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया गया।
तो यूपीएससी को मोटे अनाजों पे सवाल पूछना चाहिए? नहीं पूछना चाहिए। अगर मतलब कृषि पे पूछे तो पूछा जाना चाहिए। और देश में अगर 100 किलो मोटे अनाज हो रहे हैं तो 42 किलो भारत प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम वर्ल्ड लीडर हैं उसमें, मोटे अनाजों में। यानी कि अगर दुनिया भर में निर्यात बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, तो भारत एक मेजर सप्लायर होगा। तो कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से, कृषि के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें कि मोटे अनाज कहाँ होते हैं? अर्ध शुष्क और शुष्क इलाकों में होते हैं। यानी कि भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, राजस्थान का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, मध्य प्रदेश, हरियाणा के जो हिस्से हैं, इन हिस्सों में, या मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, या कर्नाटका का आंतरिक इलाका, या तेलंगाना का आंतरिक इलाका, ये सब इलाके कहाँ हैं? अर्ध शुष्क इलाके हैं, जहाँ वर्षा कम होती है। इन सब हिस्सों में मोटे अनाज होने चाहिए। तो यूपीएससी क्या सवाल पूछ सकता है मोटे अनाजों में? एक तो रैंकिंग पूछ सकता है मोटे अनाजों में, मतलब ज्वार बाजरा रागी, टॉप 3 प्रोड्यूसर, एक ये सवाल पूछ सकता है। या मोटे अनाजों के संदर्भ में उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में सवाल पूछ सकता है कि, है ना, मोटे अनाजों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ग्लूटेन की मात्रा होती है, नहीं होती है ना? ग्लूटेन मतलब होता है रबड़ की तरह खींचा जाना। तो रबड़ की तरह खींचते हैं, क्या खाते हैं आप? छोले भटूरे। क्या होता है? रबड़ की तरह खींच जाता है ना, वो मैदा होता है। तो मैदे के अंदर प्रॉपर्टी क्या होता है? स्ट्रेचेबिलिटी। और वो कहाँ से आता है? एक केमिकल से जिसका नाम है ग्लूटेन। तो ग्लूटेन क्या करता है? स्ट्रेचेबल बनाता है ना, रबड़ की तरह बनाता है। हमारा शरीर ग्लूटेन के पचाने के लिए नहीं बना है, रबड़ खाने के लिए नहीं बने हम, या रबड़ की तरह नहीं। ऐसा चीज जो जल्दी टूट जाए, जो जल्दी टूट जाए, जल्दी डाइजेस्टेबल हो। तो मैदा क्या है? टूटता नहीं है, खिंचता है। तो हमारा शरीर मैदे के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर किसके बना है? जो जल्दी से टूट जाए। ज्वार बाजरा रागी जिन्होंने खाया होगा उनको मालूम है कि बाजरे की रोटी टूट जाती है, उसको बेलना ही मुश्किल काम है, बेलते बेलते टूट जाएगा, है ना? पका लेंगे तो खाते खाते ऐसे रोटी को तोड़ा, खाने की कोशिश करें, नीचे ही गिर गया, गिरेगा। बाजरे की प्रकृति ऐसी है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है, ग्लूटेन की मात्रा नहीं होती। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतरीन होता है क्या? बाजरा। मतलब देखा जाए तो हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों? क्योंकि ग्लूटेन फ्री है, इजिली डाइजेस्टेबल है। दूसरा, जो बाकी के अनाज है, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, जो हम मुख्यतः खाते हैं, उसमें स्टार्च ज्यादा होता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं। और मोटे अनाज जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। तो इसका मतलब है शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। तो ऐसा कुछ यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट कहेगा कि ज्वार बाजरा रागी में अपेक्षाकृत स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है गेहूं की तुलना में, तो स्टेटमेंट गलत होगा। ग्लूटेन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा होती है, ऐसे करके आपसे सवाल पूछेगा। ज्यादा संधारणीय क्यों है? क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो जरा सोच के देखें, जलवायु परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन टॉप्स कौन कौन सा हो गया? मोटे अनाज। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा भी दें, वर्षा कम भी कर दें, तो इन पे उसका प्रभाव न्यून पड़ता है, लेकिन गेहूं और चावल पे अपेक्षाकृत ज्यादा। खड़ा फसल जल जाएगा गेहूं का। अभी मार्च अप्रैल में अगर तापमान जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हीट वेव चलेंगे। इमेजिन करें कि नवंबर में खेती की जाती है, नवंबर में गेहूं बो दिया जाता है, लेकिन जिस किसान ने नवंबर का एंड कर दिया होगा बोने में, या दिसंबर कर दिया होगा, तो उसके काटने का समय भी लेट होगा कि नहीं? तो काटने का समय लेट होगा तो आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी कि नहीं? जब अभी हीट वेव चल रहा है, और मान लीजिए कि अगर अभी गेहूं काट लिया गया, लेकिन जिन्होंने लेट बोया होगा, क्या उनके लिए आने वाले समय में संकट की स्थिति है? आग जल्दी लगता है। गेहूं की फसल के खराब होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। ज्वार बाजरा की अपेक्षाकृत कम होती है, उसके डंठल मोटे होते हैं। गेहूं के डंठल अपेक्षाकृत पतले होते हैं, उसमें आग लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा संधारणीय कौन सा है? मोटे अनाज। तो अलग अलग दृष्टिकोण से हो सकता है सवाल पूछे, मतलब कर सकता है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ स्कीम चलाए जा रहे हैं? तो पूछेगा कि कौन कौन से स्कीम्स हैं, स्कीम्स के संदर्भ में कहेगा कि हमारा टारगेट क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या मेजर प्रोड्यूसर बन सकता है? बन सकता है। क्या किसानों की आय को दोगुना करने में इसकी भूमिका हो सकती है? हो सकती है। हमको ब्रांडिंग ही तो करना है, दुनिया भर में बताना है कि यार गेहूं चावल खाते हो, क्या खाओ? ज्वार बाजरा रागी, है ना? हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं। तो दुनिया भर में अगर डिमांड क्रिएट करेंगे तो सप्लाई उतनी होगी नहीं, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? भारत को, क्योंकि मेजर प्रोड्यूसर कौन है? भारत है। तो मतलब इस तरीके से टॉपिक को तैयार किया जाना चाहिए। क्या हर साल क्या हर साल इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या नए वैरायटी डेवलप नहीं करता है? कृषि के नए वैरायटी विकसित करता है। पीटी 365 में इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में जाकर के क्या करिए कि आईईआरआई के द्वारा या हाल ही में कुछ धान के वैरायटी, गेहूं के कुछ वैरायटी जो हाल ही में विकसित किए गए हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, ये तैयार किया जाना चाहिए। मतलब इस तरीके से एग्रीकल्चर तैयार करेंगे तो आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि कृषि कैसे तैयार किया जाना चाहिए, तो भूगोल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सर्वे,
इन सबको साथ में जोड़ करके पढ़ा जाना चाहिए, तब जाकर के एग्रीकल्चर के सवाल आपके रेंज में हो, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि किस दृष्टिकोण से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूआरएम में जो अधिकतर बातें रखी गई हैं, जैसे तिलहन है, तिलहन, अब तिलहन के बारे में सोचते हैं, तिलहन का मतलब है जिससे तेल निकलता है। कॉटन से भी तेल निकल सकता है, आजकल राइस राइस का जो भूसा बचता है ना, उसको राइस ब्रेन ऑयल कहते हैं, उससे भी तेल निकलता है। जो सनफ्लावर ऑयल है, जो यूक्रेन में सब वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, तो सनफ्लावर ऑयल है। जो हम सरसों खाते हैं, सरसों का तेल है। और सरसों का अल्टरनेटिव जो कल लास्ट क्लास में चर्चा हो रही थी, राई, तो राई जो है उससे भी ऑयल निकलता है। तो ये सब क्या है, तिलहन के फसलें हैं। अब ध्यान से अगर आप गांव में रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि जो तिलहन की फसलें होती हैं वहां उगाई जाती हैं जहां कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि तिलहन मुख्यतः कहाँ होता है, शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में, या खेत के उस इलाके में जहां पर पानी अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जहां पानी नहीं जमता, पानी नहीं पहुंच पाता, या पानी पहुंचने में दिक्कत होगा, उन जगहों में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, तिलहन होगा। तो तिलहन मुख्यतः अर्ध शुष्क इलाकों का पौधा है, अर्ध शुष्क इलाकों का। तो भारत का जितना डिमांड है ऑयल का, क्या भारत पूरा कर पाता है सारा ऑयल डिमांड? अगर होता तो आयात करने की जरूरत पड़ती? भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयातक है खाद्यान्न तेलों का। पाम ऑयल मंगाते हैं, पाम ऑयल का आयात करते हैं। पाम ऑयल मतलब ताड़ के पेड़। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब देश हैं जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पाम ऑयल के। हम पाम ऑयल मंगाते हैं, मतलब ताड़ के पेड़ का तेल मंगाते हैं। रीजन, दुनिया में सबसे सस्ता तेल अगर कोई है तो पाम ऑयल है। और भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो है उसको अगर कोई तेल महंगा दे दे तो कहीं ना कहीं खाद्य असुरक्षा की स्थिति होगी। फिर आपको चिप्स खाना है, नमकीन खाना है, देखिए नीचे पीछे क्या लिखा था, पाम ऑयल। बिस्किट बन रहा है पाम ऑयल में, चिप्स बन रहा है पाम ऑयल में, क्योंकि इजिली सस्ता है। तो उद्योग धंधों की प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर घी में बनाने लगेंगे तो थोड़ा महंगा कर देंगे तो डिमांड कम हो जाएगा। चाइना पाम ऑयल में चिप्स बना करके दुनिया को बेच देगा और हम घी बना करके बेचेंगे, हमारा कोई खरीदने वाला नहीं होगा। क्लियर है? तो कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब जो फूड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसको कॉम्पिटिटिव बनाना है तो सबसे ज्यादा वो पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट आयातक बन जाते हैं। क्लियर है? तो अगर कहूं कि पाम ऑयल ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, आर्द्र इलाकों में तो होता है, स्टेटमेंट गलत होगा। शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में होगा मुख्यतः, अधिकतर जो होते हैं वो शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में होते हैं, स्टेटमेंट ठीक हो। भारत सेल्फ सफिशिएंट है, स्टेटमेंट गलत होगा। भारत सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल का आयात करता है, स्टेटमेंट गलत होगा। सबसे ज्यादा किसका करते हैं, पाम ऑयल, क्योंकि सस्ता मिलता है। हम सबसे ज्यादा आयात मलेशिया से करते हैं, स्टेटमेंट गलत होगा। पहले करते थे, अब इंडोनेशिया से करते हैं। मलेशिया ने थोड़ी बदमाशी की, आर्टिकल 370 पे कुछ कुछ स्टेटमेंट दिया तो हमने उसका दाना पानी बंद कर दिया और सारा डिमांड शिफ्ट कर दिया इंडोनेशिया की तरफ, क्योंकि इंडोनेशिया कह रहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना, मुझे कुछ नहीं कहना, बस आप तेल लेते रहिए हमसे। तो हम उसे तेल शिफ्ट कर दिया। मलेशिया ज्यादा बोल रहा था तो स्विच कर दिया उसकी तरफ। लेकिन दोनों बोलने लगेंगे तो क्या करेंगे, समस्या ये है कि नहीं, क्योंकि यही दोनों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल के। अगर दोनों ने एक साथ बोला कि हम तो बोलेंगे आर्टिकल 370 पे भारत के आंतरिक मामलों में, तो क्या करेंगे, है ना? तब तो देखेंगे क्या करेंगे। बट उद्योग धंधों के लिए बड़ा मुश्किल होगा शिफ्ट करना, क्यों? क्योंकि कहीं और से पाम ऑयल नहीं आ पाएगा, तो दूसरे जिस पे भी शिफ्ट करेंगे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मुद्रास्फीति की स्थिति होगी। लेकिन अभी कहाँ से आयात करते हैं, इंडोनेशिया से मुख्यतः। इसके अलावा हम सनफ्लावर ऑयल भी मंगाते हैं, है ना, रशिया से मंगाते हैं, सेंट्रल एशिया के देशों से मंगाते हैं, यूक्रेन से मंगाते हैं, इन सब देशों से हमारा ऑयल आता है। तो खाद्यान्न तेलों में भारत सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ध्यान से देखें कि जितने भी तिलहन के संदर्भ में है, मराठवाड़ा का क्षेत्र, गुजरात का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, तेलंगाना, जो भी यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, ये सब क्या शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके हैं? तो लॉजिक वही है। यूपीएससी क्या करेगा, मतलब भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल देगा, कुछ जगहों के नाम देगा कि इनमें से इन निम्नलिखित क्षेत्रों में तिलहन का उत्पादन ज्यादा होता है। तो जो भी आर्द्र इलाके होंगे आप देखेंगे, अरे वाह पानी है यहाँ पर, यहाँ वर्षा खूब होती है, टिक मार देंगे। लेकिन उसकी प्रकृति ऐसी नहीं, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं। तो वो क्षेत्र उत्पादन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर कुछ अन्य चीजें लगाई जाती है। मतलब तिलहन की जगह कुछ और चीज जो हो सके, है ना, वर्षा वाले क्षेत्रों में, क्योंकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो तिलहन हो जाएगा, लेकिन अगर हम धान लगाने के लिए जाएंगे इस क्षेत्र में तो धान नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में जो हमारा चॉइस है, जिसकी एमएसपी ज्यादा है, हम वैसे क्रॉप्स को वहां पर उगाते हैं। तिलहन का उत्पादन बहुत कम है, मान लेते हैं 1 हेक्टेयर भूमि में 4000 किलो गेहूं हो गया या 3000 किलो गेहूं हो गया। तो अगर हम राई उगाते हैं या सरसों उगाते हैं तो ये 700 किलो भी नहीं पहुंचता है।
और फिर वो 700 किलो उसका वजन है, कुल तेल तो अभी कम होगा, एक तिहाई रह जाता है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के किसानों को बेनिफिट नहीं होगा, तो किसान क्या करेगा, उसका चॉइस एमएसपी से तय होगा, चाह करके भी नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के पैटर्न क्या हो गया, अर्ध शुष्क और शुष्क इलाके। तो अगर यूपीएससी कहेगा कि तिलहन मुख्यतः आर्द्र इलाकों की फसल है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर ये शुष्क इलाकों का फसल है ना, तो 30 से 50 सेंटीमीटर, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। ये बताइए सरसों कब लगाया जाता है? ज्यादा पानी चाहिए कि कम पानी चाहिए? तो नवंबर दिसंबर में बो दिया जाए, जब भारत में वर्षा की कमी हो, मतलब वर्षा चला गया, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाए। तो मुख्यतः कौन सी फसल होगी, रबी की फसल होगी कि खरीफ की फसल होगी? सिंपल लॉजिक है। मतलब इस तरीके से कुछ लॉजिकल सवाल आपके सामने रखेगा, और बाकी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इकोनॉमिक सर्वे 1 2 3 पढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर का चैप्टर हार्डली 30 से 35 पन्ने का है, हार्डली। अगर उसको समराइज कर लेंगे तो 5 पन्ने में सिमट जाएगा। उतना कर लेंगे तो आंकड़ों वाला सवाल पूछेगा तो बड़े आराम से कर पाएंगे, है ना। अब इसको देखिएगा, देख लेंगे ना, अब इसको, इसमें तो कुछ है नहीं। जैसे कपास है, मान लेते हैं कपास को भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, 1 मिनट के लिए भूल जाइए। कपास में पानी लग गया तो हो जाना है भारी, और भारी होके गिर जाएगा। तो क्या कपास ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसको ज्यादा पानी, इसके लिए ज्यादा पानी बेहतर है ही नहीं। कपास भारी हो जाएगा, उसमें घुन लग जाएगा, या उसमें कीड़ों की समस्या ज्यादा होगी, और कीड़े अंदर ही अंदर उस कपास को खा जाएंगे, उसके रेशे को खा जाएंगे, कपास का उत्पादन कम हो जाएगा। पिंक बॉलवर्म डिजीज, मतलब एक प्रकार का कीड़ा होता है, कैटरपिलर कहते हैं, वो अंदर ही अंदर खाता रहता है। तभी हमने क्या डेवलप किया, कॉटन बीटी या बीटी कॉटन, है ना, बैक्टीरियोथुरोजेनेसिस, है ना, ताकि उसमें एक ऐसा केमिकल जो कि पॉइजनस हो, जिसमें कीड़ों का विकास ना हो सके, है ना। तो कॉटन कैसा प्लांट होगा, सेम दलहन वाला, सॉरी तिलहन वाला, दलहन वाला तिलहन दोनों एक ही मतलब है। तिलहन, दलहन का मतलब दाल भी तो वहां होता है जहां पानी नहीं पहुंच पाता है, तो दाल भी शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में या कम वर्षा वाले या कम पानी वाले खेतों में लगाया जाता है। तिलहन का भी सेम है, और कपास का भी सेम सिचुएशन हो गया, कहाँ होगा, कम वर्षा वाला। तो पश्चिमी घाट के पूरब की तरफ होगा कि पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ होगा? पश्चिम घाट के पूरब की तरफ होगा। पश्चिम की तरफ तो वर्षा ज्यादा हो जाएगी ना, अरब सागर की तरफ जो ढाल होगा वहाँ वर्षा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है पश्चिमी पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से पे। अब पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से पे, है ना, पूर्वी हिस्से पे हो जाएगा। अब इसमें मतलब कैसे तैयार करना है कि पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से पे हो जाएगा कपास। अब कपास का एक नेचर क्या है कि कपास के विकास के लिए, मतलब उस कॉटन के विकास के लिए पानी कम चाहिए, लेकिन कपास का पौधा, जड़ें उसकी कहती है कि मुझे पानी चाहिए। क्लियर है? तभी मैं ज्यादा से ज्यादा फल दे पाऊंगा। तो अगर हम ज्यादा वर्षा वाले में लेके जाके जाएंगे, तो अगर कपास की जड़ों को पानी बहुत मिल भी गया और फल अच्छा लग भी गया, लेकिन उसमें से अधिकतर खराब हो जाएंगे। तो हमको एक ऐसा जगह चाहिए जिसमें जड़ों को ये महसूस हो ऑल इज वेल, सब अच्छा है। तो हमको एक ऐसा मृदा चाहिए जिसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा हो। एक बार पानी डाल दें तो पानी रिस्क करके नीचे ना जाए, वहीं पर एकत्रित हो जाए, एक ऐसी मृदा। और वो मृदा कौन सी है, ब्लैक सॉइल। इसलिए सबसे शानदार क्षेत्र कपास की खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, और गुजरात, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होती तो काली मिट्टी लाल तो हो नहीं पाएगी, काली मिट्टी अपने प्राकृतिक मतलब वैसी स्थिति में होगा, उसके जल धारण करने की क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत के बाकी हिस्सों में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर उत्पादन अपेक्षाकृत ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि काली मिट्टी की प्रकृति की जल धारण करने की क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो यहाँ पर कपास के संदर्भ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि कपास के पॉइंट ऑफ व्यू से पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र, लेकिन क्या है, ये शुष्क इलाके हैं ना, ये अर्ध शुष्क इलाके हैं, वर्षा कम होती है। सेम स्थिति उत्तर पश्चिमी पंजाब की है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है। सेम स्थिति हरियाणा की है, सेम स्थिति उत्तरी राजस्थान की है। नीचे आ जाएंगे तो सेम स्थिति दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का आंतरिक हिस्सा और तमिलनाडु का पठार, मतलब आंतरिक हिस्से, जहां पर वर्षा की मात्रा कम है। तो जहां पर भी वर्षा की मात्रा कम होगी वहां पर कपास की खेती की जा सकती है। लेकिन सबसे बेहतरीन जगह कौन सा होगा, ब्लैक सॉइल का क्षेत्र। तर्क आपको समझ में आ गया? तो तो नेचुरली देखा जाए कि भारत में कपास की खेती मुख्यतः शुरुआती दौर से कहाँ की जाती थी, महाराष्ट्र में और गुजरात के हिस्से में। क्यों? क्योंकि जल धारण करने की क्षमता या काली मिट्टी वहां ज्यादा था। लेकिन जब हम इन सब हिस्सों को देखते हैं तो सबका नेचर सेम है। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय या कह सकते हैं अर्ध शुष्क इलाका है।
वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो कॉटन का नेचर ही क्या है, उसको ज्यादा वर्षा नहीं चाहिए, नहीं तो ये प्लांट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है, उसके फल अधिकतर खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका पैटर्न हो जाएगा, उसी तरीके से चर्चा है। अब यहाँ पर जो भी आप देखें, वर्षा की मात्रा कम होनी चाहिए, अच्छी जल निकास वाली दोमट और रेगड़ मृदा दोनों में ही हो सकता है, क्योंकि काला मिट्टी हो वो भी जल धारण कर ले तो भी चलेगा, और अगर पानी बह जाए जैसे कि लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है या हरियाणा और पंजाब का दोमट मिट्टी है, उसमें पानी चला जाएगा, है ना, वर्षा कम होगी, पानी चला भी गया तो क्या सिंचाई की सुविधा होगी, तो क्या सिंचाई की सुविधा से जड़ों को लगातार पानी दिया जा सकता है? तो पंजाब और हरियाणा में खेती का कारण क्या होगा, ऊपर नेचर वर्षा कम कर रहा है तो कपास के पौधे खराब, मतलब फसल खराब नहीं होगी, और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो आप इरिगेशन के माध्यम से उसको साध लेंगे। तमिलनाडु है ना, दुनिया का शुष्क इलाका है, मतलब अर्ध शुष्क इलाका है, 75 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा होती है। तटीय इलाकों में केवल 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, बाकी तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में कम वर्षा होती है। लेकिन कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से तमिलनाडु विकसित है, क्यों? नहरों का जाल बिछाया हुआ है, कैनाल सिस्टम है, हमेशा कर्नाटका से लड़ता है, पानी दो पानी दो, है ना। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी विवाद है, और थोड़ा सा भी पानी अगर कर्नाटका कम दे दे तो तमिलनाडु हल्ला करता है, क्यों? उसके पास पानी है ही नहीं, वर्षा होती नहीं, तो उसको जरूरत है कहाँ से, उसको जरूरत है कि यार कावेरी का पानी मुझे मिलना चाहिए। सोच के देखिए कि 999 साल के लिए लीज पे ले लिया उसने मुल्ला पेरियार डैम, केरला से ट्रावनकोर राज्य हुआ करता था केरला में, उसके राजा को पता नहीं क्या किया, और कहा कि डैम आपके एरिया में बना देता हूँ, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे मुल्ला पेरियार डैम है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे भारी वर्षा होगी, तो वहां पर तमिलनाडु ने कहा कि डैम मैं बना देता हूं, बस एरिया आप दे दो। पता नहीं केरला ने कैसे दे दिया उसको, एरिया दे दिया। अब दे दिया और फिर वहां से एक कैनाल बनाया और पश्चिमी घाट को काट करके ले गया पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से कैनाल बना के ले गया पूर्वी ढाल पे। कितना गड्ढा किया होगा कि स्लोप ऐसा कर दिया होगा, और पश्चिम का पानी ज्यादा पानी वाला कम पानी एरिया, क्लियर है, ले गया। क्यों? क्योंकि पानी नहीं होता है, वर्षा कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास हो सकता है। अब केरला को डर सता रहा है, केरला को डर क्या सता रहा है कि यार ढाल तो मेरी तरफ है, अगर मुल्ला पेरियार डैम टूटा तो बहेगा कौन, जिधर ढाल होगा, जिधर ढाल होगा वही तो टूटेगा ना। तो केरला को लगता है कि गलत, मतलब मेरे साथ गलत हुआ कि डैम मेरी तरफ बनाया गया है और पानी ले जाता है उधर। जिस साल बाढ़ आ जाए, बादल फटने की घटना हो जाए, उस साल अगर मुल्ला पेरियार डैम अगर टूटा तो तमिलनाडु का कुछ नहीं होना है, जो होना है केरला का होना है। तो केरला बार बार चला जाता है ट्राइब्यूनल में और कहता है कि मेरे साथ गलत हुआ, और गलत हुआ तो तमिलनाडु कहता है 999 साल के लिए लीज पे दिए हो, पीछे नहीं जा सकते हो। तो केरला दूसरा एक आजकल नया चीज सीख गया है, कहता है कि ये डैम भले ही मैंने 999 साल के लिए दिया है, लेकिन मुझे सुरक्षा को लेकर के खतरा है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु इसके मेंटेनेंस पे काम नहीं करता है, डैम को मेंटेन नहीं करता है, और इसलिए ये डैम मुझे वापस दे दिया जाए, क्योंकि इससे मेरे डूबने की संभावना ज्यादा है, तो मैं ज्यादा अच्छे से मेंटेन करूंगा। तो तमिलनाडु कहता है कि किसी तीसरे पक्ष को बुला लीजिए और उससे सर्वे करा लीजिए कि डैम ठीक है कि नहीं। तो तीसरा पक्ष आकर के सर्वे कर गया और कहा कि डैम ठीक है। केरला का मुंह छोटा सा हो गया कि नहीं यार, ये सब विवाद है। मतलब कुल मिलाकर के मसला क्या है, पानी कम है तो बेचारा जहां से पानी मिल जाए वहां से पानी ले लेता है। सोच के देखें, पूरा धारा मोड़ दिया है कि नहीं। और आज के लिए 999 साल के लिए, फिर देखिएगा कुछ व्यवस्था होगा तो पॉइंट ये है कि ऐसी कुछ स्थितियां हैं। तो कपास तमिलनाडु में भी हो जाएगा, तरक्की है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर केन इंडस्ट्री, ये दोनों उद्योग धंधे दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दक्षिण का मतलब है कर्नाटका की तरफ, तमिलनाडु की तरफ ये उद्योग धंधे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कपास उद्योग का विकास होता है या कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, जब अंग्रेजों का अपना कारखाना खराब हो जाता है, ऐसा समझिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब जाके उन्होंने भारत को कहा कि यार विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, मटेरियल की ज्यादा जरूरत है, तो एक काम करो आप भी कपड़े बनाओ, है ना, मैं मशीन एक्सपोर्ट कर देता हूं आपके। तो मुंबई में प्रथम जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विकसित होता है। अंग्रेजों की मजबूरी थी, नहीं तो उपनिवेश थे ना हम, कॉटन लेके जाता था मैनचेस्टर, बॉम्बे जैसे है ना, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है ना, वहां पर कपड़े बनाता था। मुंबई पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब था, तो वहां बनाता था कपड़ा, फिर वही कपड़ा हमको बेच देता था। लेकिन 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, डिमांड बढ़ा,
तब उसने कहा कि नहीं, मुंबई में भी कपड़े बनने चाहिए। तो हमारे भी जो भी उद्योगपति थे उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया, 4 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद फिर अंग्रेज उसी पुराने रास्ते पे चलने लगे, फिर वही सेम चीज कि उद्योग धंधों को खत्म करना है, अपने मैनचेस्टर को खड़ा करना है, फिर वही किए। इतने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम और खुश हो गए कि फिर 4-5 साल तक हमारा उद्योग धंधा विकसित होगा। तो 39 से 45 तक भारत को सेकंड थ्रस्ट मिला, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विकास किया। और जब ये ग्रो किया तो डिमांड बढ़ा ना, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बढ़ा। और 45 के बाद तो आज़ाद ही हो गए, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1947 में आज़ाद हो गए। और आज़ाद होने के बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खूब ग्रो कर गया। और आज भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं हो। क्यों? क्योंकि कपास वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है, ये बताना चाहते थे आपको। वेट लूजिंग का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है कपास, जितना ट्रांसफर होता है उतना कपड़े में वजन सेम हो जाता है, इसमें कोई अपव्यय नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपसे पूछे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका वजन कम हो जाता है, तो स्टेटमेंट गलत। जितना रुई था, जितना कपास था, उतना कपड़ा में वजन शिफ्ट हो जाएगा, उसमें रॉ मटेरियल क्या, मतलब उसमें वेस्टेज क्या होगा, तो वेस्टेज ना के बराबर। तो ऐसी स्थिति में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या तो आप जहां पर कॉटन कपास हो रहा है वहां लगा दे, चाहे वहां से दूर कहीं और लगा दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि कपड़ा बनने के बाद आपको उसको बेचना तो शहर में ही था। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या तो कपास वाले क्षेत्र में लगा दे, या कपास से देश के जो भी शहर हैं वहां पर लगा दे, फर्क कुछ कुछ नहीं पड़ना है, क्योंकि वेट लूजिंग इंडस्ट्री तो नहीं है। इसीलिए ये उद्योग ज्यादा वाइडली डिस्पर्स्ड है। भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए उद्योगों में से एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्लियर है? ऐसे कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे। बस एक समस्या ये थी कि जो कपास होता है ना, जो रेशे या धागे बनते हैं, जब हवा में नमी कम होता है तो रेशे टूट जाते हैं। और रेशे टूट जाते हैं, रेशे जब टूट जाते हैं तो वैसे स्थिति में कपड़ों की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। जैसे मान लीजिए मैं एक शर्ट पहना हूं, इसके जो रेशे हैं इसमें कई जगह टूटे हुए होते हैं, तो उसकी फिनिशिंग नहीं आती ना, बीच बीच में कुछ 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 पॉइंट निकला हुआ होता, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं होती अगर कॉटन के रेशे बार बार टूटते हैं। और हवा में जब नमी की मात्रा कम होती है ना, जब एकदम सूख जाता है, तो उसके टूटने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसीलिए तटीय क्षेत्रों को चुना गया, तटीय क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक रूप से हवा में नमी होती है, और नमी होती है तो रेशे जल्दी से नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पर स्थापित हुआ? मुंबई में सफल रहा, गुजरात के तटीय इलाकों, अहमदाबाद, इन सब क्षेत्रों में सफल रहा। क्यों? क्योंकि हवा में नमी की मात्रा ज्यादा थी। और देश के आंतरिक इलाकों में नहीं जा पाया, क्यों? क्योंकि रेशे टूट जाते थे, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता था। तो इसलिए आजादी तक हम देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास कहाँ हुआ? तटों के किनारे। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे करके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंदर की तरफ जाना शुरू हुआ। क्यों? आज हमारे पास क्या है? अगर इस रूम में हम कपड़ा बना रहे हैं तो आज हमारे पास ह्यूमिडिफायर है, मॉइस्चर, हवा में नमी स्प्रिंकल होता है ना, जैसे हवा में नमी छोड़ता रहता है, अलग अलग जगह पे हमने स्थापित कर दिया। ऊपर जैसे एसी है तो यहाँ स्प्रिंकल लगा दिया, वो क्या करेगा? स्प्रिंकल करता रहेगा, नमी बनी रहेगी, है ना। तो आर्टिफिशियली हम नमी को मेंटेन एक उद्योग धंधों में कर सकते हैं। तो सारी बाधा खत्म हो गई ना, जो एक समस्या थी वो थी। अब इस समस्या ने क्या किया? देश के हर हिस्से में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पहुंचा दिया। ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत उद्योग कौन सा है? कपास उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। तक समझ में आ गया? क्योंकि वेट लूजिंग नहीं है। और दूसरा एक जो समस्या था, रेशे टूट जाते थे, कि हमने उसको साध लिया, तो हमने उसको भी साध लिया। सिंपल है ये, क्लियर है? तो किसी भी जिले में आपको कोई उद्योग धंधा मिले या ना मिले, लेकिन आपको हथकरघा उद्योग या लघु उद्योग के रूप में कॉटन का मिल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वेट लूजिंग इंडस्ट्री है नहीं, और इसमें कोई बड़ी तकनीक तो चाहिए नहीं। आप देखिए कि जब घर में कोई संकट होता है तो महिलाएं सबसे पहले क्या करती हैं? अगर उनके पास कोई स्किल नहीं है तो हम कपड़ा सिलते हैं, है ना। अधिकतर आप देखिएगा, है ना, बाहर निकलने का एक तरीका है। बस, है ना, छोटा सा पॉइंट बता देते हैं। विजन आईएएस ऐसे बहुत सारे चैरिटी का काम करता है, तो पारस इंडिया में जाइएगा और देखिएगा। तो हमने जहां जहां पर देखा ना कि संकट की स्थिति है, बहुत सारी जगहों पे जिलों में काम करते हैं, तो हम सिलाई बुनाई का काम जरूर उसमें इंक्लूड करते हैं। क्योंकि जो 40-45 साल की महिलाएं पहुंच गई हैं, उनको नया स्किल दे पाना मुश्किल काम है, लेकिन उनमें एक नैसर्गिक तरीका क्या है कि वो सिलाई का काम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा भी आप 1.5 महीने 2 महीने का इंटरवेंशन करेंगे, उसमें सिलाई करना सीख जाएंगे। तो मतलब एक स्किल है। तो ये है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेम है, जितने भी इलाके हैं कॉटन के क्या होंगे? अर्धशुष्क इलाके होंगे। तो एक बार पैटर्न समझ गए तो बड़े आराम से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे काम कर सकते हैं। जूट कॉटन का जस्ट विपरीत है, कहता है मैं आपके साथ नहीं रहूंगा,
जहां आप रहोगे जस्ट उसके विपरीत कैरेक्टर में रहूंगा। तो जूट को क्या चाहिए? अति आर्द्रता चाहिए, खूब पानी चाहिए। तो जूट भी रेशा ही है, जूट भी क्या है? रेशा ही है। कॉटन भी रेशा ही है, दोनों रेशे हैं। लेकिन जूट और कॉटन में फर्क इतना है कि जूट को कम ज्यादा पानी चाहिए और कपास को कम पानी चाहिए। क्लियर है? बस इतनी बात है। अंतर ऐसा क्यों है? तो उसका तर्क ये है सिंपल सा, कि कपास में फूल खिलता है और फूल भारी हो जाता है तो वो गिर जाता है। और जूट कहता है कि मेरा जो हरा हरा घास है, उस घास में रीढ़ है, मतलब मेरा, मैं बहुत ऊंचा होऊंगा मुझे जितना पानी पिलाओगे, जितना पानी दोगे उतना ऊंचा होऊंगा। और सूखने के बाद ये गोल्डन कलर का हो जाता है। तो इसलिए जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। गोल्डन मतलब गोल्डन कलर के होने के कारण। सूखने के बाद आप देखे होंगे ना, घर में सुतली उतली जो बनता है गोल्डन कलर का होता है ना। देखेंगे कि बड़े बुजुर्ग गाँव में क्या होता है, पानी वाले इलाके में बाढ़ बाढ़ आ गया है तो आँख अपने आप हो जाता है, जूट हो जाता है। तो सूखने के बाद काट लाते हैं, फिर कुछ दिनों तक पानी में डुबा करके रखते हैं, उसके बाद मारते पीटते हैं खूब उसको, है ना। उसके बाद उससे रेशा निकल जाता है। आभूषण कब बनता है? तपने के बाद ही बनता है ना। नहीं, तो वो आभूषण है बेचारा, पीटा जाता है। सोनार भी तो सोने को खूब पीटता है तब जाके आभूषण बनता है। तो सेम चीज गांव में लोग करते हैं, वो बेचारे जूट को कितना पीटा जाता है, फिर उसमें से धागे निकलते हैं, फिर धागे से गाय को बांध दिया जाता है, रस्सी बन जाता है, अलग अलग चीजें हो जाती है। वही जूट की बात कर रहे हैं, ये जूट है। लेकिन कहाँ होता है? आर्द्र इलाकों में जहां वर्षा ज्यादा होगी, पानी से डूबा रहे क्षेत्र। तो डेल्टाई क्षेत्र सबसे शानदार है। क्यों? डेल्टा में दलदली क्षेत्र होगा, तो पानी इधर उधर बहता रहेगा, उसको पानी नेचुरली मिलता रहेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो जूट का एक मेन क्षेत्र, देश का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। दलदली भूमि है, आर्द्र भूमि है, नेचुरली होता है, सबसे ज्यादा सोर्स वही है। और कोलकाता इसका सेंटर रहा, कोलकाता इसका सेंटर था। इस उद्योग धंधों को फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड में खूब थ्रस्ट मिला, तेजी से ग्रो किया, क्योंकि पूरी दुनिया भर में आयात निर्यात बढ़े वर्ल्ड वॉर के कारण। तो उसकी पैकेजिंग करनी थी, तो बोरा सिलना था, अलग अलग प्रोडक्ट भेजने थे यहाँ से, डिमांड खूब बढ़ा। लेकिन 1945 में जर्मनी ने ना प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक आप देखते हैं ना, बैग वैग या प्लास्टिक, इसका आविष्कार कर दिया। सिंथेटिक इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गया धीरे धीरे करके। क्योंकि आज देखें कि प्लास्टिक मतलब बोरे की जगह क्या है? प्लास्टिक। अब धीरे धीरे करके पूरी दुनिया भर में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, तो दोबारा पैकिंग किसकी होगी? जूट की होगी। तो जूट क्या है? इसकी संभावनाएं फिर से बढ़ रही। ऐसा स्टेटमेंट होगा तो ठीक होगा। पूरी दुनिया भर में ऐसे संधारणीय प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। तो आजकल देखेंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट क्या आते हैं, है ना, इसमें बंद होकर, मतलब प्लास्टिक की जगह बोरे में आते हैं, या बोरे में पैकेजिंग पैकेजिंग करके भेजा जाता है। बहुत सारे आप जाएंगे मिठाई के दुकान पे जाएं, कपड़ों की दुकान पे जाएं, तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक के बैग की जगह जूट के बैग दिए जाते हैं, है ना। तो दोबारा से क्या है? रिवाइवल की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके लिए आर्द्रता चाहिए कि नहीं चाहिए? आर्द्रता चाहिए। 120 से 150 सेंट, मतलब अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र चाहिए। जहां पर भी पानी होगा वहां पर जूट होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें से एक लिखा हुआ है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल, क्योंकि कोलकाता 1912 से पहले भारत का हेडक्वार्टर, मतलब भारत का कैपिटल कौन रहा था? कोलकाता। तो कोलकाता में उद्योग धंधों का विकास हुआ, तो कौन सा उद्योग हो सकता था? जूट, जो कि नेचुरली पाया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर में थ्रस्ट मिला, तो कोलकाता इसका एक मेजर सेंटर रहा। तो पूरे बंगाल में इसकी लार्ज स्केल पे खेती होती रही। तो आज भी भारत का मैक्सिमम जूट कहाँ से आता है? बंगाल से आता है। लेकिन कहे कि डेल्टाई क्षेत्र का नाम ले ले, कृष्णा गोदावरी का, कावेरी का, है ना, महानदी का, कि इन डेल्टाई क्षेत्रों में जूट की प्रबल संभावना है, तो स्टेटमेंट ठीक होगा। क्यों? पानी चाहिए ना, आर्द्रता चाहिए, तो वो भी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। बिहार आसाम वर्षा ज्यादा होगी, है ना, तो ये जूट वाला क्षेत्र हो गया, वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। ये क्या है? चाय। अंग्रेजों ने भारत में इंट्रोड्यूस किया, चाइना इसका ओरिजिन क्षेत्र है, मतलब चाइना में माना जाता है कि प्लांट की उत्पत्ति हुई थी। अब ये बेचारे क्या किए थे? चाइना को खरबूजे की नीति बना लिए थे। विश्व के इतिहास में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चाइना को सब लोगों ने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी, सब ने छोटा छोटा हिस्सा बना लिया था। अंग्रेजों ने भी एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए काट लिया था चाइना का। तो इसी को कहा गया खरबूजे की नीति, कि चीन इतना बड़ा है कि अकेले कोई शासन नहीं कर सकता, तो अपना अपना स्फीयर बना लो। तो खरबूजे की नीति के माध्यम से जब ये पश्चिमी देश यहाँ पहुंचे, तो उनको एक प्लांट के बारे में पता चला, चाय। फिर क्या करते थे? दुनिया भर में ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो व्यापार करना था, तो इन्होंने देखा कि यार चाय बड़ा शानदार प्रोडक्ट है, और खास करके ब्रिटेन की जो जलवायु है, ठंडा ही रहता है साल भर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? चाय का डिमांड ज्यादा होगा। तो दुनिया भर में जहां जहां पर भी उनको ऐसी जलवायु मिली चीन की जैसी, वहां वहां इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। श्रीलंका में इंट्रोड्यूस किया, भारत में इंट्रोड्यूस किया, दुनिया के बहुत सारे देशों में इन्होंने चाय के बागान लगाए।
श्रीलंका भी ब्रिटेन का कॉलोनी था, भारत भी ब्रिटेन का कॉलोनी था, तो इन सब जगहों पे चाय लगाए गए। और आज भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का, चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, श्रीलंका वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ चाय प्रोड्यूस करता है दुनिया भर में, है ना। तो चाय एक ऐसा प्लांट है जो किसके लिए फेमस है, मतलब कौन सा क्षेत्र फेमस है, दार्जिलिंग की चाय, सुने होंगे। तो दार्जिलिंग का लोकेशन समझ लीजिए, क्या दार्जिलिंग का लोकेशन अगर हम देखें इस मैप में, तो ये है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का ऊपरी इलाका, ये दार्जिलिंग है। तो मान लेते हैं दार्जिलिंग है, तो हमको मालूम है कि ये रहा बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी के पास है नहीं, और ऊपर से हिमालय पर्वत अलग है। तो हिमालय एक तो बंगाल की खाड़ी के पास है, तो आर्द्रता ज्यादा पहुंचेगी, संवहनी धारा। और जब यहाँ पर हिमालय पर्वत पास है, तो क्या पर्वत इसको ऊपर धकेलेगा, धकेलेगा, तो दार्जिलिंग में अच्छी वर्षा होगी। अच्छी वर्षा होगी तो चाय कहाँ होगा, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का क्या है, मैदानी जिला है या पर्वतीय जिला है, पर्वतीय जिला है। तो पर्वतीय जिला है का मतलब है कि चाय को कैसी जलवायु, कैसा कैसा पसंद है, ढाल वाला क्षेत्र। तो कैसे क्षेत्र में होगा, ढाल वाले क्षेत्र में होगा, है कि नहीं, होना चाहिए ना ऐसा। दार्जिलिंग क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो ढाल वाला क्यों चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें पानी में, खड़े पानी में सरवाइव नहीं कर सकती है। जैसे आम का पेड़ है, हमको क्या आदत है कि आम के पेड़ के चारों तरफ हम उसकी थोड़ी खुदाई कर देते हैं, और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, कटोरे जैसा बना देते हैं, और उसमें पूरा पानी भर देते हैं, और भर करके 2-3 दिन तक छुट्टी, एक आध हफ्ते तक छुट्टी, भर दिया ना कटोरे में पानी, तो उसमें आराम से पानी वो पीता रहेगा, आराम से रहेगा। चाय में भर करके देखिए खराब हो जाएगा, बुरा जल्दी मान जाता है, कहता है नहीं, चलता हुआ पानी चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं चाहिए। कहता है कि ऐसे पानी बहता रहेगा तो मैं पी लूंगा, रोक करके दिखाओ और फिर चाय पी करके दिखाओ, क्लियर है। तो रुके हुए पानी में चाय नहीं होता है, क्योंकि उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। रुका हुआ पानी उसकी जड़ों को जल्दी खराब कर देता है। चलता हुआ पानी जितना उसको जरूरत होगा उतना वो आर्द्रता ग्रहण कर लेगा और बाकी पानी बह जाएगा, क्लियर है। चाय के बागान की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए चाय कहाँ होता है, ढाल वाले क्षेत्रों पे होगा। कहाँ होगा, ढाल पे, कभी भी फ्लैट सरफेस पे नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पानी रुकने की संभावना ज्यादा होगी। तो एक तो ढाल वाले क्षेत्र में क्या वर्षा ज्यादा चाहिए कम चाहिए, बंगाल की खाड़ी के पास है तो इसको नमी भी चाहिए। इसीलिए पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ चाय के बागान ज्यादा फेमस है पश्चिमी हिमालय की तुलना में। क्यों, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि पश्चिमी हिमालय में चाय नहीं होगा, होगा, लेकिन अपेक्षाकृत उत्पादन बहुत ही कम होगा। मैक्सिमम उत्पादन कहाँ से आएगा, इस हिस्से से। आसाम फेमस है ना, क्यों, क्योंकि आसाम के चारों तरफ क्या है, पर्वत ही है ना, तो पर्वतीय ढाल है, वर्षा खूब होती है, तो क्या होगा, चाय के बागान फेमस हो जाएंगे। तो आसाम किसके लिए फेमस हो गया, चाय। लेकिन वो मैदानी इलाका नहीं, ब्रह्मपुत्र का मैदान नहीं, ढाल वाला इलाका, शिवालिक, है ना, क्योंकि चारों तरफ क्या है, पर्वत ही है ना। इधर आ जाएंगे तो क्या है, कार्बी आंगलोंग, मतलब गारो खासी जयंतिया, तो उसकी तरफ का ढाल। यहाँ पर क्या है, नागालैंड हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, यहाँ पर पटकाई बूम, यहाँ पर मीरी मिश्मी दफला हिल्स, सबसे ढाल आसाम की तरफ आ रहा है। तो ढाल वाले इलाका क्या हुआ, अपेक्षाकृत ज्यादा हो गया, तो आसाम में इसकी खेती हो रही है। तो दो चीजें चाहिए, एक तो ढाल चाहिए और आर्द्रता या नमी अपेक्षाकृत ज्यादा चाहिए। ये दो कंडीशन ने चाय को भारत के पूर्वोत्तर की तरफ शिफ्ट कर दिया, या भारत के पूर्वी हिस्से में ज्यादा मिलता है। अब हम दक्षिण में आ जाए, सपोज कर, अगर हम दक्षिण की तरफ आ जाए, अगर दक्षिण की तरफ आ जाए, किसका मैप बना हुआ है, ये चाय है ना, चाय। अगर हम दक्षिण की तरफ आ जाएं तो केरला की भी सेम स्थिति होगी। यहाँ पर कौन सा पर्वत है, नीलगिरी है, अनामलाई हिल्स है, कार्डमम हिल्स है, ऊंचाई ज्यादा है, तो क्या यहाँ भी ढाल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बताइए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे चाय होना चाहिए या पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे होना चाहिए। पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल हिमालय का ये हिस्सा हो जाएगा कि नहीं, और ज्यादा खेती कहाँ होगी, पूर्वी हिस्से में, उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा होगा, यहाँ। तो इसका मतलब है कि जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी पूर्वी ढाल है, वहां वर्षा की मात्रा कम होगी, आर्द्रता और नमी कम होगी। और आर्द्रता और नमी कम होगी तो होगा क्या, कि चाय में जो सबसे ऊपर कोमल वाला पत्ता निकलता है ना, वो होता है ग्रीन टी। और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद जो बच जाता है वो हम पीते हैं, रेड लेबल, है ना। तो हम तो पीते हैं, क्या पीते हैं उसका, है ना, मतलब उसका बचा हुआ अवशेष पीते हैं, उसी में बहुत खुश हैं यार, चाय पी ली, ठीक है ना। ग्रीन टी महंगा आता है ना अपेक्षाकृत। तो ग्रीन टी का मतलब क्या है, हरे हरे कोमल कोमल पत्ते। अब ये बताइए कि हवा में नमी कम कर दें तो पत्ते पत्ते हार्ड होंगे कि सॉफ्ट होंगे, हार्ड होंगे। और अगर नमी हवा में ज्यादा हो तो सॉफ्ट होंगे।
सॉफ्ट होंगे तो उसमें पोषक तत्व या फ्लेवर ज्यादा अच्छा होगा, हार्ड होगा तो उसमें फ्लेवर की कमी आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हमको मालूम है कि किस घास में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, घास बता रहे हैं मतलब किस क्षेत्र में, तो एक कंपोज है, एक कंपोज है, एक लानोस है, ठीक है, और एक पंपास है और एक पेरी है। किस घास के मैदानों में पोषक तत्व ज्यादा होंगे? इन चारों में से एक कथन सही है, दो कथन सही है, तीन कथन सही है, चार कथन सही है। दो कथन सही है। जो अपेक्षाकृत ठंडे इलाके होंगे वहां पर जो घास होंगे वो रफ कम होंगे, मतलब मुलायम ज्यादा होंगे। और वो कौन सा क्षेत्र होगा? वो ठंडा क्षेत्र होगा, शीतोष्ण घास के मैदान। कौन होगा इसमें? पेरी और पंपास, है कि नहीं? पेरी और पंपास। अल्फा अल्फा ग्रास पढ़े होंगे, सुने होंगे शायद। इसमें क्या होता है? पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। तो कुल मतलब मामला क्या है? सूर्य की रोशनी ज्यादा होगी तो उसमें से न्यूट्रिशन का लॉस ज्यादा होगा। उस न्यूट्रिशन के लॉस से बचने के लिए प्लांट ऊपर कोटिंग करके हार्ड बनाएंगे, हार्ड बनाएंगे तो उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। क्लियर है? सेम सिचुएशन चाय पे अप्लाई कर दीजिए कि अगर हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो पत्ते कोमल होंगे, पत्ते कोमल होंगे तो उनमें अपेक्षाकृत फ्लेवर ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित होगा। तो वो कौन सा हिस्सा होगा? वो हिस्सा होगा ये, अगर मान लेते हैं पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, है ना, क्योंकि यहाँ नमी की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा है, इधर नमी की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। सेम सिचुएशन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा कि यहाँ पर दार्जिलिंग टाइम दुनिया भर में फेमस है। क्यों? क्योंकि नमी की मात्रा अपेक्षाकृत बेहतर है और ठंडा इलाका है, हिमालय थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं तो तापमान अपेक्षाकृत कम है। मुलायम पत्ते कैसे होंगे? कोमल और मुलायम होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब इसी पॉइंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या लिखा क्या है। चाय है, इसकी खेती आर्द्र और उप आर्द्र क्षेत्रों में होता है, मतलब आर्द्रता तो चाहिए, है ना। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर, क्योंकि ढाल वाला इलाका है और क्या है, महासागरों के करीब है ना, करीब है तो वर्षा क्या होगा? अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। अब ये बताइए उच्च हिमालय क्षेत्रों में होगा कि नीचे वाले हिमालय के क्षेत्रों में होगा? क्योंकि इसको पानी चाहिए, बर्फ नहीं चाहिए, क्योंकि बर्फ जमते ही क्या हो जाएगा? फिर जड़ों में एकत्रित हो जाएगा। तो ज्यादा हिमालय के ऊंचे में जाएगा क्या? जाते ही खत्म, थैंक यू। तो बहुत स्मार्ट है, कहता है कि नीचे वाले इलाके में होगा जहां पानी होगा, ऊपर जाते ही बर्फ हो जाएगा। तो इसका मतलब है निचले इलाकों में, यानी कि शिवालिक हिमालय पे होगा। स्टेटमेंट लिखा हो कि मध्य हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, उच्च हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। बर्फ इसके विकास के लिए बाधक है, अवरोधक है। क्लियर है? तो कहां होगा? नीचे शिवालिक श्रेणियों में होगा और पूरब की तरफ। मिट्टी बस इसको ऐसा चाहिए जो पानी को धारण ना करे, काली मिट्टी नहीं चाहिए। पानी कहाँ से लाएंगे? इसको रुका हुआ पानी नहीं चाहिए। सीढ़ी का मतलब फ्लैट हो गया। हम्म, हम्म। अब ध्यान से बात को समझिएगा। जड़ों को नमी दे देंगे, उससे क्या पत्ते मुलायम हो जाएंगे? जो ओवरऑल क्लाइमेट है ना, जो बाहर, उससे उनके पत्ते मुलायम और हार्ड हो गए। तो आप उगा सकते हैं पर उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होगी। बस सिंपल सा वही लॉजिक है। हो तो आजकल कुछ भी सकता है नहीं, तो मतलब 150 से 300 सेंटीमीटर। अच्छी जल निकासी वाली मृदा चाहिए। अच्छी जल निकासी का तर्क समझ पा रहे हैं? पानी रुका हुआ नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें खराब हो जाती। क्लियर है? मतलब वही सेम लॉजिक उसी से। तो यहाँ पर यूपीएससी कहेगा कि जहां जल रुका हुआ हो या ऐसी मिट्टी जहां पर जिसके जल धारण करने की क्षमता ज्यादा हो, उसमें चाय बहुत बेहतर तरीके से ग्रो करता है, नहीं करेगा। जल रुकना नहीं चाहिए, बहना चाहिए। क्लियर है? तो बलुआ मिट्टी अच्छा होगा, बह जाएगा ना आराम से। तो इसी को हम जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। तो हिमालय के क्षेत्रों में तो ऐसी मृदा पाई जाएगी, है ना, क्योंकि वहीं से यार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी फेमस हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल का उप हिमालय क्षेत्र दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जो भी है ना। पश्चिमी घाट का कौन सा? नीलगिरी और कार्डामम के हिल्स। कौन सा? पूर्वी ढाल वाला कि पश्चिमी ढाल वाला? पश्चिमी ढाल वाला। समझ गए ना? मतलब ऐसे लॉजिक के साथ आपके सामने कुछ कुछ स्टेटमेंट रखे जाएंगे। कूच बिहार भी बंगाल में ही है ना। कूच बिहार जो है वो दार्जिलिंग से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है ना। बढ़िया आगे।
देखिएगा लोकेशन पता चल जाएगा। ये कौन सा है? गन्ना। चलिए गन्ने की कहानी भी थोड़ा देखते हैं, है तो आसान, कुछ है ही नहीं गन्ने में। बस गन्ना चाय की तरह नहीं है। जैसे चाय कहता है कि मुझे बहता हुआ पानी चाहिए, गन्ना कहता है कि भाई साहब जितना पानी देना है दे दो, रोकना है मैं तो चाहता हूँ कि पानी रुका हुआ रहे। तो गन्ना बुरा नहीं मानता है, गन्ना कहता है कि खूब पानी चाहिए, खूब दो मुझे पानी। क्लियर है? मतलब उसको पानी चाहिए, रुके हुए पानी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहता है कि मृदा में अगर सूखा हो गया, मतलब अगर उसमें ड्राइनेस आया, मतलब मिट्टी उठाया मैंने और मिट्टी उठाते ही मेरे हाथ में नमी नहीं लगी, तब गन्ना बुरा मान जाएगा। गन्ना कहता है कि तब आप मुझे मोटा करके दिखाओ, मैं होऊंगा ही नहीं, मतलब सुक्रोज कंटेंट उसका बढ़ेगा ही नहीं। और गन्ने का कुल मतलब क्या है? गन्ने की खेती का सुक्रोज मतलब उसमें शुगर की मात्रा कितनी है। तो गन्ने की खेती अच्छी होने के लिए, मतलब सुक्रोज का कंटेंट बढ़ाने के लिए, उसमें नमी की मात्रा को बनाए रखना जरूरी है। नहीं तो गन्ना मोटा नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें सुक्रोज या शुगर का कंटेंट नहीं बढ़ पाएगा। तो गन्ना कम पानी पीने वाला है, ज्यादा पानी पीने वाला? ज्यादा पानी, उसको ज्यादा पानी चाहिए। अब होना कहाँ चाहिए? होना चाहिए पूर्वी बिहार में, होना चाहिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, होना चाहिए बंगाल के हिस्सों में, होना चाहिए पश्चिमी तट के पश्चिमी इलाकों में। लेकिन आज इसकी खेती ज्यादा कहाँ हो रही? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में। रीजन क्या है? सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, है ना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मुझे ठहराव नहीं चाहिए, मतलब चलता हुआ पानी नहीं चाहिए, ठहरा हुआ ही पानी मेरे लिए चलेगा, लेकिन हमेशा नमी, मतलब मिट्टी उठाऊं तो उसमें हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इन हिस्सों में हम क्या देखते हैं? आज गन्ना का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, या गन्ने का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जलवायु उसके उपयुक्त है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा बेहतर तरीके से उपलब्ध है, ये तर्क है। इसलिए यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन या सिंचाई की सुविधा बेहतर उपलब्ध है। ठीक है, तर्क क्लियर हो गया। तो अगर मैं इस पॉइंट को पढ़ूं तो ये गन्ना क्या है? वर्षा आधारित परिस्थितियों में इसकी खेती उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु में, मतलब ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। लेकिन अभी क्या भारत में एक्चुअली में ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में हो रहा है? तो नहीं, अर्ध शुष्क इलाकों में हो रहा है, मतलब अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले इलाकों में हो रहा है। क्यों? गन्ने का मैक्सिमम चीज क्या करेंगे उद्योग करने के लिए ना? शुगर इंडस्ट्री। पूर्वी बिहार, बिहार पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, वहां से धीरे धीरे करके जो शुगर इंडस्ट्री थी वो खत्म हो गई। खत्म हो गई तो धीरे धीरे करके किसानों ने भी जो अपना प्रोडक्शन का पैटर्न है या जो फसल उत्पादन उत्पादन वो करते थे उसके पैटर्न में उन्होंने बदलाव कर दिया। आज अधिकतर गन्ना या चीनी मिलें जो हैं वो कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में। तो ऐसी स्थिति में किसानों का व्यवहार कैसे तय हो रहा है कि मैं एक ऐसा फसल उगाता हूं जो सबसे शानदार हो। सबसे शानदार हो का मतलब है कि जिसका एमएसपी भी जारी होता हो और एमएसपी की दर पे खरीदा भी जाता हो। दो बातें हैं ना, एमएसपी भी जारी होता हो और एमएसपी की दर पे खरीदा भी जाता हो, दो अलग अलग बातें हैं। गेहूं का एमएसपी जारी जरूर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एमएसपी की दर पे खरीदा जाए। चावल का एमएसपी जरूर जारी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एमएसपी की दर पे खरीदा जाए। लेकिन गन्ना एक ऐसा प्लांट है जिसका एफआरपी विषय या एफआरपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। उसके साथ साथ रेंज भी तय करता है कि 14 से 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी किसान, मतलब कहीं चीनी मिले हैं, चीनी मिल, तो उसके 14 से 15 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी किसान अगर गन्ना उगाता है तो चीनी मिल मालिक उसको नहीं कह सकता कि मैं आपका गन्ना नहीं लूंगा, आपको लेना पड़ेगा। क्लियर है? और किस दर पे लेना पड़ेगा? जिस दर पे मैं एमएसपी जारी कर रहा हूं, यानी कि एफआरपी। गन्ने में जो इशू होता है उसको क्या कहते हैं? एफआरपी। तो उस रेट पे खरीदना पड़ता है। तो सबसे सेफ क्रॉप कौन सा है? गन्ना। क्यों? क्योंकि उस दर पे तो खरीदना पड़ेगा ही, चाहे अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुगर का प्राइस क्रैश ही ना कर जाए, 50 रुपए किलो से 10 रुपए किलो भी हो जाए, लेकिन यहां पर चीनी मिल मालिकों को उसी दर पे खरीदना पड़ेगा जिस दर पे एफआरपी विषय या उषय या इशू हुआ है। तो इस स्थिति में पश्चिम उत्तर प्रदेश उसका एक मेजर सेंटर बन गया। ठीक है यहां तक का बात? अब हम सब क्रिटिसाइज करवाएंगे आप हमसे, हमको सब क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, लेकिन इसकी सीमाएं हैं, प्रॉब्लम्स है ना। जैसे मतलब क्रिटिसाइज करने का मतलब है कि इसकी आलोचना करनी पड़ेगी, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर उसको लेकर के कुछ सुझाव देने पड़ेंगे, आपको इसको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं एक पॉइंट बस आपके सामने रख देता हूं कि भारत में मंडी सिस्टम विकसित हुआ, है ना।
और मंडी सिस्टम विकसित हुआ तो चूंकि कृषि जो है वो राज्य का विषय वस्तु है, तो केंद्र सरकार उसमें तो मॉडल कोड ही बना सकता है ना। एक मॉडल कोड बना करके क्या कहेगा, राज्यों को कहेगा कि उसको लागू कर दे। आज बिहार में मंडी सिस्टम कार्य नहीं करता है। बिहार में जो सरकारी मंडी सिस्टम है वो कार्यरत नहीं, लेकिन पंजाब और हरियाणा में है। लेकिन होना चाहिए पूरे राज्य में। सरकारी मंडी का मतलब क्या होता है, सरकारी या गवर्नमेंट मंडी का मतलब होता है कि सरकार ने जिस दर पे एमएसपी जारी किया, सरकारी मंडी में जाएंगे तो सरकार उसी दर पे आपसे खरीद लेगी। तो अगर सरकारी मंडी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर क्या औने पौने दाम पे आपसे खरीदेगा? ये अंतर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार की तरफ का। वहां पर प्राइवेट मंडीज हैं और इधर सरकारी मंडी। तो यहाँ का किसान संपन्न इसलिए है क्योंकि जिस दर पे एमएसपी जारी होता है उसी दर पे उसको खरीदा भी जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के मंडी सिस्टम काम कर। तो ये सब कुछ अंतर है, राज्य का विषय वस्तु है ना। ऑर्गेनाइज्ड कौन है ज्यादा, किसान या व्यापारी? तो बहुत सारे मामले वैसे तय होते हैं। अब मत पूछिए। हम्म। किसान जो गन्ना उगाता है सर, तो जो चीनी मिल होता है वो तो खरीद लेता है सर, पर टाइम पर किसान को पैसे नहीं मिलता है, जिसके इंतजार में किसान दूसरा सीजन में उसको पैसे मिलता है, हाँ और जिसके कारण किसान का नुकसान हो रहा है सर। हाँ, तो इसमें क्या कुछ करना नहीं चाहिए बदलाव सर? इसमें ज्यादा टाइट करेंगे तो चीनी मिल बंद हो जाएगा। मतलब जो सर प्रॉब्लम किसान है, भी तो सर जा रहा है ना सर। ज्यादा टाइट करेंगे तो चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। जो पॉइंट है आपके सामने रख रहे हैं, रीजन ये है कि जो कंपनी है जो चीनी मिल में है, मतलब चीनी बना रही है, वो किसानों से खरीदती है, फिर कहती है कि जब मैं इसको बेच लूंगा, है ना, मार्केट में, फिर उससे जो पैसा आएगा फिर उससे मैं दूंगा आपका सर। पेमेंट करूंगा। क्लियर है? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुगर का प्राइस क्रैश कर गया तो हमारा किसान को जो एफआरपी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, प्राइसेस फिक्स हैं, उसके नीचे आप शुगर मतलब उसके नीचे गन्ना नीचे नहीं खरीद सकते। तो हमारे देश में शुगर का प्राइस क्रैश नहीं कर सकता है ना, नीचे नहीं आ सकता एक पॉइंट से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड और सप्लाई से तय हो गया। अगर उसके प्राइसेस क्रैश करके हमारे यहाँ की तुलना में कम हो गए, तो ये जो चीनी मिल है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना निर्यात कर पाएगा? नहीं करेगा तो सर। क्या ये केवल देश के बाजार में ही सेल करके वो अपना काम चलाएगा? अब जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे, ये क्या पेमेंट कर पाएगा? नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। अब इसमें बदलाव करने के लिए अगर आप इनको ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये क्या कहेंगे, सरेंडर कर देंगे। तो बहुत सारे मसले इसे हैं, मतलब एक नहीं, बहुत सारे लेवल्स पे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। अब उसको छोड़ देते हैं, है ना, एग्री सेक्टर रिफॉर्म्स, मार्केटिंग रिफॉर्म्स इसी को कहते हैं। इकोनॉमिक्स में इसको चर्चा करिएगा। मैं आता हूँ जलवायु पे, है ना, भूगोल का टीचर हूँ ना, तो भूगोल वाले पे बात करूंगा। तो यहाँ पर कुल मिला के पॉइंट क्या है, टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनको उष्ण, मतलब इनको बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं चाहिए। मतलब सब 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या होता है, कुंठित करता है, विकास को रोकता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाएंगे तो क्या होता है, फूल या फल होने की संभावना कम हो जाती है। तो गन्ना तो पूरा एक फल ही है, तो फल होने के लिए अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो उसके विकास रुक जाएगा। तो जनरली इसका ग्रोथ 21 से 27 डिग्री के आसपास, मतलब औसत टेम्परेचर इसके आसपास रहना चाहिए। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। मृदा अच्छी जल निकासी वाली, जलोढ़, लाल जो भी मृदा हो उसमें हो सकता है। सिंधु गंगा का मैदान, इसकी खेती व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश भारत का 2/5 केंद्रित है। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात उभर करके सामने आए हैं। अब महाराष्ट्र की जलवायु उसके उपयुक्त है क्या? है क्या? नहीं है ना। तो क्यों खेती हो रही? होनी नहीं चाहिए ना। हम भी ये कहते हैं होनी नहीं चाहिए। अब बस लास्ट पॉइंट, नहीं तो ज्यादा विवाद हो जाएगा, ठीक है। चीनी मिलों को कंट्रोल कौन कर रहा होगा, है ना? क्या अधिकतर चीनी मिलें जो हो सकते हैं वो, आप कह सकते हैं कि भारत में सहकारी मॉडल है ना, कोऑपरेटिव का मॉडल है। तो उस कोऑपरेटिव के मॉडल से बहुत सारी चीनी मिलों को कंट्रोल कर रहे होंगे सर्टेन लोग, उसके इलेक्शंस होते हैं ना, तो उसको कंट्रोल करने में कुछ ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस की भूमिका होगी। वो किसानों के व्यवहार को तय करने में भूमिका निभा रहे होंगे, कहते होंगे कि हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, ये देंगे, इससे ज्यादा इसमें होगा। तो किसान क्या सोचेगा कि ये उगाया जाए तो बेहतर होगा। तो महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर का पैटर्न शिफ्ट हुआ, और इसीलिए फार्मर सुसाइड ज्यादा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र वो उगाने की कोशिश करता है जो वहां पर उगना मुश्किल है। क्लियर है? कैश क्रॉप्स उगाता है, और कैश क्रॉप का खर्चा ज्यादा होता है। अगर आप अगर आप ये गन्ना उगाने जाएं
प्रति हेक्टेयर भूमि में उसका जो खर्चा होगा, अगर आप चावल या गेहूं उगाएं उसकी तुलना में 2 से 2.5 गुना ज्यादा होगा। और अगर फसल खराब हो जाए, जिसकी प्रबल संभावना है क्योंकि यहाँ पर शुष्कता ज्यादा होती है, तो गन्ने में सुक्रोज कंटेंट नहीं बढ़ेगा तो आपकी खेती मतलब अपेक्षाकृत खराब हो जाएगी, या उत्पादकता इतनी कम होगी कि आप अपने लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, फार्मर सुसाइड के केसेस बढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड के केसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि कैश क्रॉप है, और कैश क्रॉप कॉटन बीटी कॉटन उगाते हैं। अगर और कॉटन बीटी का प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन और पाकिस्तान ने ओवर प्रोडक्शन कर दिया तो कपास के दाम धराशायी हो जाएंगे। तो आप हमारे देश का कोई भी व्यापारी होगा वो कपास खरीदने को राजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोचेगा कि खरीद लूंगा तो जो कपड़ा इससे बनेगा उसका निर्यात मैं अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा कपड़ा महंगा होगा। तो क्या करेगा, उस साल वो बचेगा किससे, किसानों से कपास खरीदने में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस क्रैश कर गए। और किसान क्या सोच रहा होगा कि यार मेरा फसल बम्पर हुआ है, इसको बेच करके अपना सारा लोन पे कर दूंगा और उसके बाद अपने बच्चों का ये भी जरूरत परिवार का उसको पूरा कर दूंगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस क्रैश कर गए। अब उसके पास कोई जगह तो है नहीं जहां पर वो कपास को रख पाए, और बारिश होते ही कपास क्या हो जाएगा, खराब हो जाना है। तो उसके पास क्या चॉइस बचता है, जब देखता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, खरीदने वाला नहीं है, और जो पैसा मिल रहा है, जितना पैसा ऑफर हो रहा है उससे मैं खर्चा भी नहीं निकाल पाऊंगा, तो क्या करता है, सुसाइड करता है। तो फार्मर सुसाइड के केसेस महाराष्ट्र में ज्यादा है। क्यों? कैश क्रॉप बेस्ड, कौन सा, गन्ना और कपास। क्लियर है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो ये है विषय कुल मिलाकर के। इसको जलवायु कैसी चाहिए, आर्द्र और उपाद्र। तो होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन हो कहाँ रहा है, यहाँ क्या कहें, यहाँ जलवायु आर्द्र और उपाद्र होनी चाहिए, और इन हिस्सों में उगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। अब महाराष्ट्र गुजरात की जगह मान लेते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के हिस्से हैं। तो इन हिस्सों में इसलिए भी शिफ्ट हो रहा है, और खास करके तटीय इलाकों की तरफ, इन सदर्न स्टेट्स में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की तरफ, उसका कारण यह है कि हवा में नमी समुद्र के इलाकों में ज्यादा होगी। तो अगर वर्षा कम भी हो रही है तो क्या तटीय इलाके होने के कारण हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी, और हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो गन्ने में सुक्रोज के कंटेंट के बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे अगर हम 100 किलो गन्ना है ना, उसको अगर हम क्रश करते हैं तो उत्तर भारत में 11 से 12 किलो उससे शुगर मिलता है या चीनी मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत में यही 100 किलो गन्ना अगर क्रश किया जाए तो उससे 14 से 15 किलो चीनी मिलता है। तो अंतर कितना हो गया, पर 100 किलो पे 3 से 4 किलो चीनी, और 40 रुपए का किलो का भी हिसाब लगाएं तो पर 100 किलो पे दक्षिण भारत में 100 से 150 रुपए का ज्यादा बेनिफिट है कि नहीं, अपेक्षाकृत बेनिफिट ज्यादा है। तो धीरे धीरे करके क्या गन्ना दक्षिण भारत की तरफ पॉपुलर होगा, तो दक्षिण भारत की तरफ पॉपुलर हो रहा है। फिर क्या दक्षिण भारत में गन्ना उद्योग बाद में शिफ्ट हुआ है तो क्या मशीनें नहीं होंगी जो उसकी पिड़ाई करती होंगी, क्रश करती होंगी, तो क्या पर यूनिट खर्चा कम आता होगा। क्या दक्षिण भारत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, स्ट्राइक्स कम होते हैं, यूनियंस अपेक्षाकृत कम है, तो क्या होगा, मतलब प्रोडक्टिव डेज की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर्स मिल करके, ये सारे तर्क मिल करके क्या गन्ना उद्योग धीरे धीरे करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो स्टेटमेंट होगा यस। क्लियर है, तर्क समझ में आ गया, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा है, ये भी स्टेटमेंट ठीक होगा। मशीनरी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट ठीक होगा। जो यूनियंस हैं, स्ट्राइक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं या जो या जो कार्यबल है वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है ना, उसकी उत्पादकता अपेक्षाकृत ज्यादा है, ये भी स्टेटमेंट ठीक होगा। ये सारे स्टेटमेंट मिल करके धीरे धीरे करके गन्ना उद्योग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसा स्टेटमेंट होगा तो ठीक होगा। ठीक है, और क्या है इसमें, कॉफी, ये भी सेम चाय वाला स्थिति है इसका, बस कॉफी के लिए एक अलग चीज है। एक जो पॉइंट है वो ये है कि कॉफी एक ऐसा प्लांट है जिसकी उत्पत्ति इथोपिया में हुई, इथोपियन हाईलैंड्स में, मतलब वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। और इथोपिया का लोकेशन जो है वो अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है, जो अफ्रीका का पूर्वी तट है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, चलिए यहाँ है, इसको मान लीजिए अफ्रीका है, यहां से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका नाम है इथोपियन हाईलैंड्स। अब इथोपियन हाईलैंड्स में यहां से उत्पत्ति हुई
तो हमको मालूम है कि मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति यहीं से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गर्म जल की धारा बहती है ना, जिसका क्या नाम है, अगुलास की धारा। ध्यान आ रहा है? तो अगुलास की धारा है, यहाँ पर बह रहा है, या मोजम्बिक करंट कह सकते हैं इसको। तो ये धारा यहाँ पर बह रहा है, और चूंकि यहाँ पर गर्म पानी है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो क्या पवने आर्द्रता लेकर के आएंगी, और ये उच्च भूमि है तो क्या यहाँ से पवने टकरा करके और ऊपर उठेंगे, तो क्या ऊपर बादल होने चाहिए, बादल होने चाहिए। तट के पास है तो बादल क्या होंगे, लगभग साल भर होंगे। तो कॉफी का प्लांट ये कहता है कि देखिए मैं होऊंगा तो गर्म इलाके में, मुझे गर्माहट चाहिए, है ना, कर्क रेखा के आसपास है, मतलब 20 से 30 डिग्री अक्षांश के पास है, तो मैं होऊंगा तो गर्म इलाके में, मुझे गर्मी पसंद है। लेकिन मुझे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, छन करके चाहिए, मतलब मेरे ऊपर छत होनी चाहिए जहां से थोड़ा थोड़ा रोशनी मुझ पे पड़े, तब जाकर के मैं होऊंगा, ऐसा कॉफी कहता है। मतलब कॉफी के होने के लिए डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए। यानी कि साल में जनरली क्या होने चाहिए, या तो यहाँ पर कुछ छाया कर दें आप, और नहीं तो नेचर क्या करेगा, बादल बना करके छाया क्रिएट करेगा, कि गर्म इलाका है लेकिन सूर्य की रोशनी लंबे समय तक नीचे धरातल पर सीधी नहीं पड़ेगी, बादल से छन करके पड़ेगी। कॉफी का ये लोकेशन है। अब जब इस लोकेशन को देखा गया तो ये भी पेय पदार्थ था, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो ठंडे इलाके में थे, तो उन्होंने देखा कि कॉफी बहुत अच्छा है, तो इन्होंने इस लोकेशन को दुनिया भर में खोजना शुरू किया कि कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में जहां ऐसी स्थिति थी कि तट के किनारे पर्वत हो, जहां पर बादल ज्यादा बने, और बादल ज्यादा बनेंगे तो मैं वहां पर खेती इसको कर लूंगा। तो अफ्रीका के पास ही आगे यहाँ पर एक देश है यमन, वो भी ऐसा ही पर्वतीय है, जैसे यहाँ पर पर्वत है, पठार है, वैसे ही यमन में पर्वत है और समुद्र तट के पास है, तो वहां पर भी खेती हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से बादल। सेम सिचुएशन। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? ब्राजील। और यहाँ पर क्या है? ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन उच्च भूमि, जैसे इथोपियन हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड। 20 से 30 डिग्री का अक्षांश, 20 से 30 डिग्री का अक्षांश। समुद्र के पास, समुद्र के पास उठा हुआ क्षेत्र, उठा हुआ क्षेत्र। क्यों? हवाएं इससे टकराएंगी और ऊपर उठेंगी, बादल बनने या संघनन होने की क्रिया और प्रभावी हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये स्थिति है। तो ब्राजील या कपास का पौधा कैसा चाहिए? क्या इसको उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए? तो हाँ चाहिए। उष्ण मतलब गर्म होना चाहिए, और आर्द्रता, तभी तट के पास है तो आर्द्रता भी चाहिए। लेकिन क्या सूर्य की रोशनी सीधी चाहिए? नहीं चाहिए। भारत में भी ये लोकेशन चूज किया गया, तो भारत में कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, क्या वहां पर हवाएं ऊपर उठेंगी? क्या ऊपर बादल बनेंगे? सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ेगी? क्या ये गर्म इलाका है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। दुनिया में कॉफी ऐसी जगहों पे उगाया जाता है। और कॉफी दो प्रकार का होता है, कॉफी अरेबिका और कॉफी रोबोस्टा। कौन सा? कॉफी अरेबिका और कॉफी रोबोस्टा। कॉफी अरेबिका को माना जाता है कि दुनिया के सबसे उच्च क्वालिटी के कॉफी में से एक है, और भारत उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और हम कॉफी कहाँ से लाए? हम कॉफी यमन से। यमन से, यमन से होते हुए मक्का मदीना गए थे वो, और मक्का मदीना होते हुए यमन आए थे, है ना, और फिर वहां पर, है ना, फिर वहां से होते हुए भारत में इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया वैसी जलवायु में। तो कर्नाटका में उसी जगह का नाम क्या पड़ गया? वो उन बाबा जी का नाम था बुंडन, तो बाबा बुंडन हिल्स। तो भारत में जहाँ पर कॉफी का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है वो कर्नाटका है, और कर्नाटका का वो हिस्सा जहाँ पर होता है उसका नाम पड़ गया बाबा बुंडन हिल्स। क्लियर है? सेम दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, पैटर्न सेम है। पर्वत समुद्र के पास, और पर्वत कहाँ होना चाहिए? उष्ण कटिबंधीय, 0 से 30 डिग्री के बीच। ये लोकेशन है इसका। तो ऐसा यूपीएससी आपसे पूछेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है, स्टेटमेंट गलत होगा। तट से अत्यंत दूर उगाया जाता है, स्टेटमेंट गलत होगा, है ना, है ना। आसमान में बादल नहीं होना चाहिए, आसमान साफ होना चाहिए, स्टेटमेंट गलत होगा। आसमान साफ नहीं होना चाहिए, आसमान में बादल होना चाहिए। ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे करके चेक करेगा, चेक करेगा। तो इसको, इसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉफी उष्णकटिबंधीय रोपण फसल है। वर्षा कितनी चाहिए? 150, 150 से 250। मतलब पश्चिमी घाट का कौन सा ढाल? पश्चिमी ढाल। ये होने के लिए क्या बादल होने चाहिए? तो बादल होने चाहिए। मतलब सेम, अगर और लॉजिक आपसे लगा है तो सब ध्यान में रखिएगा। इसकी खेती कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि, पश्चिमी घाट का उच्च भूमि कहाँ है? लेकिन अगर ढाल की बात करें तो कौन सा ढाल होगा? पश्चिमी ढाल होगा। मतलब अगर एक और लॉजिक लगाएं तो पश्चिमी ढाल होगा। ब्राजीलियन हाईलैंड्स जो पीछे बनाए थे, ब्राजीलियन हाईलैंड्स के पश्चिमी ढाल पे ज्यादा वर्ष, पश्चिमी ढाल पे इसकी खेती ज्यादा की जाएगी कि पूर्वी ढाल पे? पूर्वी ढाल पे, है ना। यमन के दक्षिणी ढाल पे या यमन के उत्तरी ढाल पे?
यमन अरब सागर, यमन के दक्षिण में है, तो दक्षिणी ढाल पे होगा, ना कि उत्तरी ढाल पे होगा। ये सब कुछ स्टेटमेंट तक। इथोपिया के पूर्वी हिस्से पे या इथोपिया के पश्चिमी वाले हिस्से में, पूर्वी वाले हिस्से में। तर्क समझिए, लॉजिक सेम होगा, मतलब अगर ऐसे सवाल रखे जाएं तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। यही सब है। बाकी क्लास में अरेबिका और रोबस्टा कराए थे, ये ध्यान रखना है। भारत का कॉफी दुनिया भर में पॉपुलर क्यों है? क्यों है? इसलिए क्योंकि भारत का जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट पे काली मृदा है। मृदा की बात नहीं हुई थी यहाँ पर, दो कंडीशन की बात थी। दो कंडीशन क्या था? कि तट के पास होना चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, या बादल होने चाहिए, ये सब चीजें थी। काली मिट्टी में लोहा होता है, आयरन होता है, तो ये जो प्लांट्स हैं, कॉफी जो है वो प्राकृतिक रूप से लोहे को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और लोहे से एक पिंचिंग फ्लेवर आता है, तो आपको मतलब फ्लेवर स्ट्रांग होता है, और दुनिया भर में उसका डिमांड हो जाता है। तो कॉफी अरेबिका में लोहे की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। ऐसा स्टेटमेंट भी होगा तो स्टेटमेंट ठीक होगा। या भारत का जो कॉफी है, कॉफी अरेबिका, उसमें लोहे की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है। कहाँ होता है? काली मिट्टी में होता है, तो पिंचिंग फ्लेवर है। दुनिया भर में हमारे कॉफी का डिमांड क्यों है? इसी पिंचिंग फ्लेवर के कारण। अब ज्वार बाजरा रागी है ना, ज्वार मक्का, अभी बात कर रहे थे ना, श्री अन्न है। क्या शुष्क इलाकों में होंगे कि आर्द्र इलाकों में? शुष्क। भविष्य के क्रॉप्स हैं। क्यों भविष्य के क्रॉप्स हैं? क्योंकि ज्यादा संधारणीय है, कम वर्षा और ज्यादा तापमान में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा? वर्षा लगभग 30 सेंटीमीटर, वर्षा लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर। कहां पर होगा दुनिया के? कहां पर होगा? शुष्क इलाके ही होंगे ना, कि वर्षा वाले इलाके होंगे? तो यहाँ जितने भी महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जितने भी होंगे, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान, गुजरात, ये सब क्या होंगे? शुष्क इलाके। सेम सिचुएशन इसके लिए होगा। बाजरा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी हिस्सा ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आपसे कुछ हो सकता है कि सवाल पूछे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर लेंगे। मूंगफली, गुजरात इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसको ज्यादा वर्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। मूंगफली में क्या लिखा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात लिख दिया है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर है ना। मतलब ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है 50 से 80 सेंटीमीटर, मूंगफली को ज्यादा वर्षा नहीं चाहिए। तो इन सब राज्यों में होता है, मतलब इन सब राज्यों में होगा, इन सब राज्यों में वही। लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? गुजरात। कर लेंगे अब ये सब, यही सब है और क्या है इसमें। हरित क्रांति कर लेंगे। हरित क्रांति, हरित क्रांति में कुछ मत करिएगा, पीटी 365 में जाइएगा और जो भी नई वेराइटीज अभी हाल ही में डेवलप हुए हैं वो तैयार कर लीजिएगा। एमएस स्वामीनाथन के बारे में क्या पूछेगा? कुछ खास नहीं पूछेगा उनके इतिहास के बारे में, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन 3 चीजों से होता है: हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, फर्टिलाइजर और उन्नत बीज। हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर और सिंचाई, इरिगेशन, इन 3 चीजों का मैजिकल कॉम्बिनेशन है हरित क्रांति। तो अगर यूपीएससी इसके बारे में जानना चाहेगा तो हो सकता है कि एनालिसिस कर ले हरित क्रांति का, या एनालिसिस के माध्यम से आपको इसके संकट के बारे में पूछे, लेकिन वो सवाल आप बड़े आराम से कर देंगे क्योंकि एनालिसिस वाला सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर हरित क्रांति के बारे में कहेगा कि हरित क्रांति का मतलब है हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स का, तो उस संदर्भ में आपसे कुछ हाल ही में कुछ उन्नत बीजों का जो विकास हुआ है ना, उसके बारे में पूछेगा। मतलब 1960 के दशक में उन्होंने एक उन्नत बीज का विकास किया जिसका नाम था पूसा, इसलिए इंस्टीट्यूट का नाम है पूसा इंस्टीट्यूट। जो IARI है ना, उसमें जो पहला उन्नत वैरायटी था उसका नाम था पूसा। तो पूसा के अलग अलग वैरायटी हुए तो उसके अलग अलग नाम पड़े, लेकिन शुरुआत किससे हुआ था? एक उन्नत बीज से, गेहूं का, जिसका नाम रखा गया पूसा। इसलिए IARI का नाम भी है पूसा इंस्टीट्यूट। रीजन? क्योंकि 60 के दशक में उसने देश में खाद्यान्न की समस्याओं को सॉल्व किया। तो पूसा जो है आप कह सकते हैं किसकी वैरायटी थी? तो गेहूं की वैरायटी थी, चावल की नहीं थी। किसकी थी? गेहूं की। तो बेसिक बात तो ये हो गई। अब अगर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होगा तो PT 365 में उसको अपडेट कर लीजिएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये था कुल मिलाकर के एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ विषय।